वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो कनाडा के टॉपिक से रिलेट करती है और पिछले 1 से डेढ़ साल के अंदर मेरे पास मेरी अपनी ऑडियंस के अंदर यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी इस तरह की वीडियोस मैंने अपलोड की जो कि मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स के साथ जो कि कनाडा में रहते हैं, यूएस में रहते हैं या वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं, उनसे रिलेट करती है, उनकी स्टोरी से रिलेट करती है, तो ऑडियंस भी उसी वजह से आ गई है। तो अब मेरे पास ऑलमोस्ट 20% के करीब ऐसे लोग हैं जो कि कनाडा से चैनल को देख रहे होते हैं, क्योंकि यूएई के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूएई से मूव करते हैं कनाडा, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि कनाडा से मूव करते हैं यूएई। तो एक सिनर्जी बनती है हमारी, अगर हम बात करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर रिलेटेड टू यूएई और कनाडा। वैसे तो मेरा चैनल पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, इमिग्रेशन, यू नेम इट, रियल एस्टेट, इस तरह के टॉपिक से रिलेट करता है। क्योंकि मैं यूएई में रहता हूँ, तो मैं इस रीजन के हिसाब से बात करता हूँ, जीसीसी रीजन के हिसाब से बात करता हूँ। मैंने एक कोर्स भी बनाया था अभी रिसेंटली, इस उसको जाके आप देख सकते हैं अगर आपको देखना है, क्योंकि जीसीसी में रहते हुए वेल्थ बिल्डिंग करना बहुत आसान होता है मेरे ख्याल से। अगर आप एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम के ऊपर हैं, तो आपके लिए टैक्स फ्री इनकम मिल रही होती है। अगर आप दुबई की ब्लिंक्स के साथ ना चलें, अपना एक सेन माइंडसेट के साथ चलें, तो आपको बहुत आराम से बहुत अच्छी वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं और फिर दुनिया में कहीं भी आप जाना चाहें, जाके रह सकते हैं बहुत ईज़िली। भले पाकिस्तान, इंडिया ही वापस ना चले जाएँ, आप बहुत आराम से रह सकते हैं, बच्चों की एजुकेशन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि बहुत गलत डिसीजन लेते हैं, मैंने खुद भी बहुत सारे गलत डिसीजंस लिए थे एक टाइम पर, लेकिन जब चीज़ें समझ में आती हैं तो आपको डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, कहाँ-कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन-कौन से एवेन्यूज़ हैं, कैसे टैक्स जी हाँ, टैक्स ऑप्टिमाइज़ेशन भी एक बहुत बड़ा इश्यू है, जो कि यूएई में रहते हुए आपको करना पड़ता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट रीजन्स के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, डिफरेंट स्टॉक्स के अंदर, डिफरेंट एसेट क्लासेस के अंदर, तो आपको टैक्स ऑप्टिमाइज़ेशन भी आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने अपने कोर्स में डिस्कस की हैं बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर। अच्छा, इसके अलावा मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पर मैं बात करता हूँ इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि लेकिन उसके अंदर जो मेरी ऑडियंस है वो थोड़ी-सी डिफरेंट होती है, तो वो उसी हिसाब से मैं टॉपिक्स वहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। तो उसको भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं, व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसके अंदर बहुत सारे सब ग्रुप्स हैं, जिसके अंदर हम बात करते हैं अगेन पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट, यूएई की, इमिग्रेशन, रिलोकेशन, इस तरह की बातें करते हैं। और ऑलमोस्ट कोई 1500 के करीब उसमें कम्युनिटी मेंबर्स हैं। कुछ जो ग्रुप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग है, कंटेंट क्रिएशन भी उसके अंदर है। तो उसको भी आप जाके आप उसमें जा सकते हैं। अगेन लिंक में सब कुछ दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको आप जाके देख सकते हैं। मेरा न्यूज़लेटर भी है, 3000 के करीब उसमें सब्सक्राइबर्स हैं न्यूज़लेटर में। मैं ट्राई करता हूँ कि हर हफ्ते न्यूज़लेटर भेजूँ, वरना महीने में 2 से 3 दफ़ा तो मैं भेजता ही हूँ न्यूज़लेटर। उसको भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो इससे पहले जो मैंने कनाडा की वीडियोज़ बनाई हैं, उसके अंदर काफ़ी लोगों ने कहा कि आप गलत पोर्ट्रे करते हैं पिक्चर को। मैंने कहा मैं बिल्कुल गलत पोर्ट्रे नहीं करता हूँ, क्योंकि जो चीज़ है उसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। मैं पर्सनली कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ, कुछ ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ जो रिसेंटली मूव हुए हैं, और कुछ नहीं, मेजॉरिटी फैमिलीज़ इस तरह की मूव हुई हैं जो गलत परसेप्शन लेकर जाती हैं। उनके परसेप्शन क्लियर होने चाहिए। बहुत सारे लोगों की डिफरेंट स्टोरीज़ होती हैं। अगर आप 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले कनाडा गए हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आप वेल सेटल्ड हैं, आपकी स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है। कोई आज जा रहा है, उसकी स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट होगी, और सबको रियलिटी चेक होना चाहिए। रियलिटी चेक नहीं होगा तो इसी तरह से जो जिस तरह से इमिग्रेशन के लेवल्स गए हैं कनाडा के अंदर, और जो लोग वहाँ जाकर फिर परेशान हुए हैं, और उनकी वजह से जो स्ट्रेन आया है वहाँ की पब्लिक सर्विसेज के ऊपर, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं खुद पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है इस वक्त। चले तो गए हैं वो इमिग्रेशन के ऊपर, जॉब्स के मसले हैं, जॉब जो मिल रही है वो कम इस जो वीडियो है, इसके अंदर जो हम बात कर रहे हैं, 200,000 दिरहम्स डॉलर्स, सॉरी, $200,000 किसी को कनाडा में मिल रहे हो, और एक थोड़ी-सी बड़ी फैमिली हो, वो किस तरह से सस्टेन कर रही है, किस तरह से पे चेक टू पे चेक रह रही है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी इसीलिए हो गई थी, क्योंकि हमने इसके अंदर काफ़ी डिटेल में बात की, और ये वीडियो मैंने बहरोज़ के साथ शूट की है, क्योंकि बहरोज़ को एक पर्सपेक्टिव है, बहरोज़ का अपना चैनल भी है, इंग्लिश का भी, उर्दू भी। उन चैनल्स को भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन बहरोज़ के साथ बात करने का रीज़न ये था कि वो नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं और वहाँ की डायनामिक्स को अच्छी तरह से समझते हैं। रियलिस्टिक जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे पहले मैंने कुबैर कमाल के साथ एक पॉडकास्ट की थी। बहुत रिनोन्ड कंसल्टेंट है। मैं उनको 2017 से फ़ॉलो कर रहा था। उसके बारे में भी आपको एक ज़रूर उस पॉडकास्ट को ज़रूर जाके देखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी बड़ी रियलिस्टिक बातें की थी। अगर आपको इस वीडियो के अंदर वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। सो बेरोज़, क्या हाल है? Thank you, Ali. All is well, and again, good to see you
अगेन मैं ये कह रहा था कि आई थिंक आई स्पीक टू माय वाइफ लेस देन आई स्पीक टू यू एंड द अदर ट्राइब दैट वी हैव ऑन रिगार्डिंग यूट्यूब एंड कंटेंट क्रिएशन, बट इट्स गुड, एग्ज़ैक्टली। अगेन पैशन से रिलेटेड है तो इट्स ऑलवेज गुड टू कनेक्ट विद यू। थैंक यू। यस, एग्ज़ैक्टली सेम हियर। मैं भी जो हूँ काफ़ी ज़्यादा बिज़ी चल रहा था और ये फॉर्मेट मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा। हमने इंग्लिश चैनल के ऊपर ये किया और दैट वीडियो डिड वेरी वेल। जहाँ पर अगर कोई कोलैबोरेशन का पॉइंट आता है, क्योंकि मैं क्यू&ए की वीडियोज़ बहुत करता हूँ और मेरे पास अब ऑलमोस्ट हर दूसरी तीसरी वीडियो क्यू&ए की बनती है, क्योंकि उसमें उसी में कंटेंट मिल जाता है मुझे। जो लोग बात कर रहे होते हैं, अच्छी तरह से कोई ईमेल लिखे तो मैं उसको रीड कर देता हूँ। ये ईमेल मेरे पास आई थी इससे पहले वाली जो हमने इंग्लिश चैनल पे की थी, ऑल्दो कि उस बंदे ने की तो उर्दू के लिए थी, लेकिन हमने फिर उसको इंग्लिश पे कन्वर्ट कर दिया था क्योंकि कनाडा से रिलेटेड थी। लेकिन अब बार बार फिर एक ही टॉपिक उसके ऊपर जा रहा था, तो मैंने कहा इस वाली को हम उर्दू में ही करते हैं। और ये बेसिकली है, कोई साहब हैं जो कि कनाडा में रहते हैं, एंड आई वाज सरप्राइज कि वो कह रहे हैं कि $200,000 सैलरी है और ऑलमोस्ट हैंड टू माउथ वाला सीन है। तो ज़रा उस ईमेल की तरफ चलते हैं। एंड फिर तुम क्योंकि कनाडा में रह चुके हो और फिर अभी यूएस में हो, नॉर्थ अमेरिकन मार्केट का आइडिया है अच्छी तरह से, तो वो मैंने कहा कि हम लोग कोलैबोरेट करके इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। इनको मैंने ठीक है। बता भी दिया था बाय द वे ईमेल पे कि वी आर हाँ, गोइंग टू कोलैबोरेट ऑन दैट। एक चीज़ मैं रेकमेंड करूंगा वली, हाँ, मैंने और आपने एक वीडियो की थी विद रिगार्ड्स टू कैसे जो है वो मैंने अपनी मैक्सिमम वेल्थ जो है वो कनाडा आके बनाई है, विच इज़ प्रीटी स्ट्रेंज क्योंकि मेरी इनकम कम हो गई थी, लेकिन मैंने अपनी सारी और मोस्ट ऑफ माय वेल्थ दैट आई हैव मेड इज इन कनाडा। So people can check out that video as well. You can leave link anywhere which is possible. But the idea is the reason I have command on the subject is because I've done those things which have worked. I've done those things which were mistakes. तो उन सब से सीख के जो है आई वाज एबल टू रियली इंक्रीज माय वेल्थ, और अभी आई एम इन अ पोजीशन जहाँ I can share that knowledge that I've learned and I've kind of applied for myself with others as well. And hence, this video and the previous video is part of that. एंड you're at this moment we are recording this on 20th of November। अभी कोहोर्ट भी चल रहा है तुम्हारा, तो which is related to wealth in Canada, building wealth in Canada। तो I wish you all the best for that। कैसा चल रहा है वैसे वो? Thank you. No, it's going pretty well. Almost 2 more weeks to go. बहुत अच्छा feedback आ रहा है. People are मुझे एक दो लोगों ने ऐसे feedback दिया, उन्होंने कहा कि it is far more value than the price you're charging. और हम ये बात कर रहे थे कि लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आती कि यार अगर आपके पास लेट्स से इवन $100,000 जो हैं वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड हों, टिपिकली इतने तो होते हैं, अगर आपकी 40 साल उम्र है तो इतने होते ही हैं आपके पास, उसको अगर आप 1% भी, अगर मेरा कोर्स या आपकी वीडियो सुन के या हमारी वीडियो सुन के कंटेंट सुन के या मेरा कोर्स अटेंड करके, लेट्स टॉक अबाउट द कोर्स, अगर आप 1% भी चेंज कर दें, उसकी इंप्रूव कर दें अपने फाइनेंसिस को, रिटर्न को, दैट्स $1,000। और एंड आई वाज जस्ट चार्जिंग $100 फॉर माई कोर्स, और लोगों से वो $100 स्पेंड नहीं होते टू इम्प्रूव देयर फाइनेंसिस। लोग कहते हैं कि यार किसी तरह मुफ्त एडवाइस मिल जाए। मुफ्त एडवाइस पर यही होता है कि वो मिस्टेक कर करके होती है, और मेरे साथ ऐसी था। आई यूज टू लुक फॉर मुफ्त एडवाइस, मेड अ लॉट ऑफ लॉसेस, मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। और ये अभी ईमेल आपने जो मुझे भेजी है, अगर ये भी पढ़ें, ये मुफ्त एडवाइस के चक्कर में जो सारी मिस्टेक्स उन्होंने की है वो की है। सो आई ऑल्सो रिकमेंड कि अगर कनाडा में आप हैं और जो भी सुन रहे हैं, और अगर वो पर्सनल फाइनेंस में इंटरेस्टेड हैं, आई हैव अ कोर्स जो कि अभी मैं लाइव कोहोर्ट कर रहा हूँ, बट उसके बाद वो रिकॉर्डेड सेशन होगा। सो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन लिंक्डइन, उसका मैं आपसे लिंक शेयर कर दूंगा समवेयर हियर, मे बी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। सो डू साइन अप फॉर दैट कोर्स एज वेल टू गेट द नॉलेज, एंड हाईली रिकमेंड। कोर्स इज नॉट दैट एक्सपेंसिव, बट द अमाउंट ऑफ बेनिफिट यू विल गेट इज फार मोर। बट चल इनकी बात करते हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स हैं, और हमने भी वो मिस्टेक्स की हैं, सो वी कैन रिलेट टू दैम। ऑसम। लेकिन मुझे इससे पहले एक और बात बताऊं, ये जो फ्री का चक्कर होता है ना, ये मैं इससे कंफर्म हो गया हूँ कि जो लोग फ्री में चाहते हैं कि वैल्यू मिल जाए, तो वैल्यू नहीं मिलती फ्री में, और ना हम प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी एक टॉक थी और वो मैंने कहा ठीक है, प्रोबोनो है, प्रोबोनो है, इट्स फाइन। अब अच्छी ब्रांड थी, बड़ी ब्रांड थी, उनके साथ कोलैबोरेशन थी, एक एसोसिएशन की जिनको मैं जानता था। तो मैंने उनसे कोई चार्ज नहीं किया, ना उन्होंने मुझे कुछ बोला। उन्होंने बोला प्रोबोनो होगा, लेकिन ये इसकी टाइमलाइन है। एंड इट टर्न्ड आउट कि वो 2 दफ़ा जो है डिले हुआ और इवेंचुअली वो अभी दोबारा नहीं हुआ। तो मैंने फिर ये सोच लिया था कि यार नहीं, अब जो भी चाहे आप $10 चार्ज करें किसी चीज़ के, लेकिन जब तक वो पैसे नहीं आप रखते ना किसी चीज़ पे, तो वो फ्री एडवाइस या फ्री जो आपकी फ्री की जो नॉलेज होती है ना, उस वो वैल्यू नहीं रखती। यार ये आपने पता है मेरे दिल की बात कर ली, और मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। मेरा आई हैड अ फ्रेंड फ्रॉम प्रॉक्टर एंड गैम्बल, उनको चाहिए थी कोई फाइनेंस की एडवाइस, हुँ। और दे रीच आउट टू मी, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों पीएनजी में काम करते थे, मेरी दोनों से दोस्ती थी, उन्होंने मुझे रीच आउट किया। और आई डेंट वॉन्ट टू चार्ज दैम बिकॉज उनके साथ मेरा उठना बैठना था, मेरे फ्रेंड्स, लाइक आई कॉल देम फ्रेंड्स, राइट। तो मैंने कहा मैं चार्ज नहीं करूँगा उसको।
और मैं अपनी वाइफ से ही कंसल्ट कर रहा था। मैंने कहा यार, शी इज़ आस्किंग, वो बोथ बोथ ऑफ देम आर आस्किंग कि बताओ पैसे कितने लोगे? अब मैंने रिप्लाई नहीं किया उसका, एंड आई वाज़ कंसल्टिंग माय वाइफ। तो आई टोल्ड माय वाइफ, मैंने कहा मसला पता है क्या है? मसला ये कि अगर मैं मुफ्त दूँगा, तो मैं प्रिपेयर होके नहीं जाऊँगा। और मैंने आई हैव डन दिस। मैंने अपने दोस्तों ने कहा यार चलो बहरोज़ बैठते हैं, कभी गप लगाते हैं, मुझे ज़रा बताओ तुम कैसे इन्वेस्ट करते हो, तुमने कैसे इतने रिटर्न्स बनाए हैं। But when I talk to them, it's very casual. I can't help it. But वो बहुत दोस्तों की तरह बात होती है। यार बस इसमें देख लो, ज़रा यहाँ देख लो, अच्छा मैंने ये कर दिया है। बहुत कैजुअल बात होती है और ऐसे होती है जैसे किसी बैठक में बात हो रही हो जहाँ आप खाने में मिले हुए हैं और कोई गप लग रही है। बट वंस यू पे मी, इट ऑटोमेटिकली बिकम्स वेरी स्ट्रक्चर्ड इन माई माइंड कि यार इस तरह बात करनी है, ये बताना है, ये करना है। इट्स जस्ट लाइक मैंने ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन देनी हो या मैंने अपने ऑफिस में किसी मीटिंग में किसी को कुछ कन्विंस करना हो, वर्सेस ये कि मुझे आपसे कुछ बात करनी हो। इट विल बी वेरी डिफरेंट। बट द मोमेंट यू पे मी, इट बिकम्स वर्क फॉर मी। और फिर मैं उसको वर्क की तरह ट्रीट करता हूँ। दिस इज नंबर वन। दूसरा, जो दूसरा बंदा है ना, जो आपने जिसकी एग्जांपल दी, वो भी ढीला होके आता है। वो भी हुँ, आता है कि यार बस ठीक है, मुफ्ती तो है, मतलब ऐसा क्या बताएगा कुछ अच्छा तो मैं लिख लूंगा, कुछ खास नहीं बताया तो खैर है। ठीक है। वर्सेस ये कि जो बंदा आता है ना पैसे देके, वो फिर तैयार होता है अपने 10 सवाल लेके। वो बोलता है नहीं नहीं, आप मुझे पहले इस सवाल का जवाब दें, इस सवाल का जवाब दें, इस सवाल का जवाब दें। सो दे आर इन टू द माइंड सेट, आई एम इन टू द माइंड सेट, एंड द क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्सेशन दैट 1 आवर इज फार मोर सुपीरियर देन हैविंग वो 10 घंटे की बैठक। 100%. I agree to this. Anyways, so we are already in 5 minutes into the call. Uh, okay, let me go into the email directly. ये साहब हैं. Okay, and whenever I talk about any email in my videos, I don't take the names. और वो लोग मना भी कर देते हैं और कुछ information जो छुपानी होती है वो छुपा भी देते हैं. So सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के लिए जो चीज़ें बतानी होंगी, आई विल जस्ट डिस्क्लोज दोज. सो माई नेम इज़, सलाम के बाद वो कहते हैं माई नेम इज़, नाम उन्होंने बताया, एंड आई एम बेस्ड इन कैनेडा. आई एम 40 years old and I feel I haven't adequately prepared for retirement or set aside enough savings and investments for my family. I'd appreciate your guidance on area where I can improve. So further he says, Alhamdulillah, I have 4 children. Ages उन्होंने बताई हैं. I think we'll just omit that, but ages are between 2 to 12, you can say. My salary primarily goes towards monthly bills and mortgage payments, and so there's not much left for savings. ओके, इसके बाद थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करते हैं. एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं. आईटी पोजीशन विद एन एनुअल सैलरी ऑफ माशाल्लाह कैनेडियन डॉलर्स 175,000. Though after taxes and bills there is little left for savings. My total income is $200,000, जिसमें $25,000 का कह रहे हैं बोनस होता है, एनुअल बोनस, विच डिपॉजिट्स इनटू माय RRSP म्यूचुअल फंड्स. आई वर्क फुल टाइम and after paying 35 to 39% taxes on my T4 income, life is very much paycheck to paycheck. Could you please advise on strategies for improving my financial situations? My goal is to increase my saving and investments to move towards greater financial freedom. I lead a simple life, and aside from my mortgage, Alhamdulillah, I don't have any other debts or loans. Even my car is fully paid for. So अभी आगे है काफ़ी details, लेकिन let's say I was surprised, not really surprised जिस तरह की news आती है मीडिया के अंदर, लेकिन फिर भी okay, family of 6, it's a relatively big family. उसके अंदर $200,000 की अगर आपकी एनुअल इनकम है, उसके बावजूद आप ये बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट पे चेक टू पे चेक, तो इज इट वेरी नॉर्मल इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? हाँ वली, दिस इज आई एम नॉट सरप्राइज एट ऑल। देखिए चैलेंज पता है क्या होता है, स्पेशली जो देसी लोगों का होता है, वो इट्स नॉट जस्ट कनाडा। आप कनाडा को ब्लेम कर सकते हैं कि प्राइसेस ज़्यादा हैं, सब कुछ ज़्यादा है, बट एक थोड़ा सा देसी इशू भी है। वो ये कि जब आप किसी नए मुल्क जाते हैं और किसी गोरे मुल्क जाते हैं जहाँ आपके जैसे दिखने वाले लोग कम हैं, तो आपकी कोशिश ये होती है कि आप जो है अपनी कम्युनिटी के आसपास रहें। ये दुबई नहीं है जहाँ लोकल नहीं नज़र आ रहा। दुबई में तो लोकल नहीं नज़र आता, हर जगह बस अपनी कम्युनिटी नज़र आती है, राइट? सो चाहे आप शारजा में घर ले लें या दुबई में ले लें, अबू धाबी में ले लें, यू विल ऑलवेज बी इन अ नेबरहुड जहाँ आपको देसी मिल जाएंगे। कनाडा में ऐसा नहीं है, अब हो रहा है काफ़ी हद तक, बट वो भी सारा GTA में लॉक्ड है। सो मसला ये है कि जब आप एयरपोर्ट से उतरते हैं, आपको अपनी कम्युनिटी के पास रहना है। कम्युनिटी के पास रहना है, वो सारे घर एक्सपेंसिव। मैं अपने दोस्तों से अपनी बैठक में अमूमन यही बात करता हूँ कि हम देसी जो हैं वो बहुत बड़ा प्रीमियम देते हैं फॉर अस ट्राइंग टू लिव क्लोज टू देसी। यही अगर मुझे देसियों के साथ रहने का शौक नहीं हो, वो हम बात करते हैं यासीन ने, द रीज़न ही काइंड ऑफ चोज नॉट टू लिव इन GTA एंड ही मूव्ड आउट ऑफ GTA वाज, और यासीन हमारे दोस्त हैं ऑन कंटेंट क्रिएशन एज वेल, हमारी ट्राइब का हिस्सा है, उनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो ही मूव्ड अवे
एंड ही मूव्ड अवे बिकॉज उन्होंने अपना घर सारा सस्ता कर दिया, मॉर्गेज कम हो गया उनका, मॉर्गेज पेमेंट्स कम हो गई। सो द इशू इज कि ये सैलरी इसलिए पूरी नहीं होती बिकॉज जहाँ हमने रहना होता है वो आर दोज प्लेसेस आर वेरी एक्सपेंसिव, दे बिकम वेरी एक्सपेंसिव, और जितने लोग बाहर से आ रहे हैं वो सारे उधर ही रहना चाह रहे हैं, तो उसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है एंड द प्राइसेस आर जस्ट जैकिंग अप, रेंटल, मॉर्गेज, एवरीथिंग। और ऊपर से आप अगर आप इंटरेस्ट रेट की हाइक्स लगा लें उसके बाद जो है वो और महंगा हो जाता है। सो it's primarily the housing which has really made it very difficult. Now, I would say बाकी इन्फ्लेशन भी आई है पिछले 2 साल में, उसकी वजह से बाकी चीज़ें भी ऊपर चली गई हैं। बट अगर वैसे देखें, एजुकेशन के पैसे देने नहीं पड़ते कनाडा में, हेल्थ के पैसे देने नहीं पड़ते, सो पैसे रह दे के जो है वो ग्रोसरी के और हाउसिंग के हैं, और हाउसिंग हैज़ जस्ट गॉन थ्रू द रूफ बिकॉज यू वांट टू लिव इन अ प्लेस जहाँ अमूमन देसी रह रहे होते हैं। अगर आप एक्सपैट हैं और बैक होम पैसे भेजते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, कहीं भी पैसे भेजते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी ऐप है टैप टैप सेंड की। टैप टैप सेंड के थ्रू आप पूरी दुनिया में कहीं भी हों, चाहे यूएस में हो, यूरोप में हो, यूएई में हो, कहीं भी हो, आप बहुत आराम से पैसे भेज सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ऐप के थ्रू जब आप पैसे भेजते हैं तो बहुत जल्दी रिसीव होते हैं और आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि आपने कितने पैसे भेजे, किस रेट पे पैसे भेजे हैं। रेट भी बहुत अच्छे होते हैं। मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 25 दिरहम्स, $10, 10 पाउंड्स या 10 यूरोस का रेफरल बोनस भी मिल सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। सेंड मनी एंड एंजॉय। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो इसमें अगर हम बात करें, देखिए मैंने दो चीज़ें लिखी हैं, और प्राइमरली पर्सनल फाइनेंस में तीन चीज़ें आती हैं। एक आती है सेविंग, एक है इनकम, और एक है इन्वेस्टमेंट। ये तीन पिलर्स हैं। अगर इन तीन पिलर्स को आपने समझ लिया, इन तीन पिलर्स पे अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो यू आर गुड। अच्छा, अगर हम इस पे वापस आएँ, इस पॉइंट पर वापस आएँ कि अभी तक जिन्होंने लिखा है, इसके अंदर ये कहते हैं कि 25,000 बोनस एनुअल जाता है, जो कि आरआरएसपी के अंदर जाता है। तो इज़ दिस फाइन? मतलब एक तरह से ये हो गया कि इनकी जो भी सेविंग है मुझे लगता है कि वो यहाँ पर ही हो रही है, बोनस के थ्रू। That is pretty good. So investing in RRSP and especially all your bonus. So RRSP की बात हम अलग से कर लेंगे, बट लेट्स टॉक अबाउट द बोनस। बोनस जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको काउंट ही नहीं करनी चाहिए अपने इनकम में। दैट इज़ जस्ट अ सरप्राइज दैट यू गेट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, एंड वो सारा शुड बी सेव्ड एंड इन्वेस्टेड। तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्ट्रेटजी। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। बहुत से लोग ऐसे हैं वो अपना बोनस इंतजार कर रहे होते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोनस बोनस मिलने से पहले खर्च कर देते हैं कि यार हुँ, बोनस तो आएगा, वो घर हुँ। का रिपेयर कराना था, मैंने नई गाड़ी लेनी थी, बस बोनस आने वाला है। मैं आपको बताऊं, मेरे ऑफिस में, बिकॉज आई एम इन फाइनेंस, तो ईयर एंड से 3 महीने पहले ही मुझे लोग बैठ जाते हैं मेरे पास और बोलते हैं यार जरा मैथ बताओ, रफली बहरोज गेस करके बताओ कि बोनस कितना मिल जाएगा इस साल। मैं कहता हूँ यार आई डोंट नो द नंबर्स, राइट, द ईयर हैज नॉट क्लोज। और मैं टॉय इंडस्ट्री में काम करता हूँ जिसकी 40% सेल, 40 से 50% सेल जो है वो आखिरी क्वार्टर में होती है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेस कि ये साल कैसे एंड होगा। बट दे आर बेगिंग मी, वो बोलते हैं यार तुम बस एक नंबर बता दो हमको, वी जस्ट वांट अ नंबर। और वो नंबर उनको इसलिए चाहिए होता है क्योंकि उन्होंने बाहर निकलना है और बाहर जाके गाड़ी बुक करनी है कि यार इतनी की हम गाड़ी ले लें। सो दिस इज अमेजिंग फॉर दिस इंडिविजुअल कि वो अपना बोनस सारा का सारा सेव करते हैं, और वो इसलिए सेव करते हैं क्योंकि उस पर रिलाई नहीं कर रहे हैं। सो वेरी गुड जॉब। राइट। और उसके बाद अगर हम देखें कि वो एज़ ही सेड सिंपल लाइफ है, और इवन कार भी उनकी फुली पेड ऑफ है, जो कि मैं नॉर्थ अमेरिका में देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग जो है ना, एक गाड़ी ख़त्म होती है, बल्कि इवन दुबई के अंदर भी मैं देखता हूँ कि जैसी गाड़ी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट ख़त्म होती है, उनको लगता है कि बस अब जो है ना सेकंड कार का टाइम आ गया है। उस गाड़ी को बेचते हैं, उससे डाउन पेमेंट करते हैं और दोबारा से वो विशियस सर्कल जो है वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। नहीं, अगेन आई रेड दिस एज वेल, और जब आपने बताया कि वो कार इज़ फुली पेड, वेरी स्मार्ट। कार का मकसद जो है वो इज़ फॉर यू टू कम्यूट कंफर्टेबली। मतलब ऐसा भी नहीं हो कि बिल्कुल ऐसी कार हो जो हर वक्त शोरूम पे जा रही हो। सो अ कार विच यू कैन मेंटेन, यू कैन टेक केयर ऑफ, एंड आइडली इट्स फुली पेड इज़ अ ब्लेसिंग। सो वेरी स्मार्ट ऑफ हिम हेयर एज वेल। आई रियली अप्रिशिएट कि इन्होंने ये किया है। मैं इसमें अपना बताता चलूँ कि आई यूज़ टू बी अ 2 कार हाउस होल्ड, और बहुत टिपिकल है नॉर्थ अमेरिका में कि मियाँ बीवी दोनों के पास अलग अलग गाड़ियाँ हैं। और व्हेन कोविड हिट, आई डिसाइडेड दैट आई सेल वन ऑफ माय कार्स। और लोगों को, बहुत से दोस्तों को मेरे अभी भी ये चीज़ समझ नहीं आती कि यार तुमने दोनों गाड़ियाँ बेच कैसे दी। और ऐसा नहीं है कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, देयर आर टाइम्स व्हेन देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब मेरी वाइफ को और मुझे दोनों ज़रूरत पड़ी होती है, बट शी डज एन ऊबर और आई डू एन ऊबर। बट वो मैंने मैथ किया है। मसला ये है कि लोग ये मैथ नहीं करते ना। लोग ये कहते हैं कि यार वो हमसाए ने लिए है, और वली भी आए थे कनाडा, और वो जमील भी आए थे, और यासीन भी आए थे, सबकी दो गाड़ियाँ हैं। तो मुझे बहुत अरसे तक मेरी वाइफ इसी तरह कहती रही, सबके पास तो हैं, सबके पास तो हैं, मतलब और इतनी बारी कि मैंने कहा ओके यार, लेट्स सिट डाउन, लेट्स डू द मैथ एंड टेल मी, सब स्मार्ट हैं या ये मैथ जो है वो राइट है। एंड मैथ डजंट लाई, मतलब पीपल कैन lie, people can make up, but math doesn't lie. So we did the math and we realized it's not needed. So very smart of him to have
fully paid of their car. अच्छा, इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि मतलब हमसे पूछा है कि व्हाट कैन बी एडवाइस, सो एडवाइस नहीं होगी इसमें, नाइदर माई सेल्फ और बहरोज वी आर नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर, लेकिन अब इन वीडियोस का मकसद ये होता है कि वी जस्ट रीड थ्रू, और उसके अंदर हमारी जो अब तक की का जो अभी तक का जो एक्सपोजर है वो उसकी बेसिस के ऊपर हम अपने कमेंट्स दे सकते हैं, एंड देन ऑल्सो इट रियली इनलाइटन्स मी वंस द कमेंट्स कम इन, जो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स आएंगे वो बड़े मजे के होते हैं, तो वो पढ़ने में बहुत मजा आता है मुझको, बिकॉज पीपल कम फ्रॉम अ वेरियस बैकग्राउंड, यानी कि मैं अपनी वीडियोस बनाता हूँ ना, तो किसी के लिए लेट से 5,000 दिरहम्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और किसी के लिए 1 लाख दिरहम भी कोई खास अमाउंट नहीं होती। सो आपकी ऑडियंस जो है ना, एक यहाँ पर है तो दूसरी पता नहीं कहीं और ही है, तो इसलिए इट इज़ इंसाइटफुल, और लोगों के लिए भी अच्छा है कि वो कमेंट ज़रूर पढ़ें जब भी इस तरह की वीडियोस देख रहे हो, क्योंकि हम अपनी तरफ से जो बात कर रहे होंगे वो हमारा अपना पर्सपेक्टिव होगा। इसमें वही अगर मैं एक चीज़ ऐड करूँ, विच इज़ एक चीज़ मैंने सीखी और मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ, विच इज़ टॉक अबाउट मनी। क्योंकि हमको ये सिखाया गया था बहुत अरसे तक कि पैसों के बारे में बात नहीं करनी है, पैसों के बारे में पूछना नहीं है किसी से। पैसों के बारे में ना बात करके सिर्फ अमीर को फ़ायदा होता है, आपके एम्प्लॉयर को फ़ायदा होता है, किसी को अपनी सैलरी नहीं बतानी है, किसी को अगर आप अपनी जो सैलरी छुपा के रखते हैं ना सारे, जो कि कभी बहुत सी कंपनीज में रूल भी होता है, यू कैन नॉट शेयर योर सैलरी, दैट इज़ फाइन, यू हैव टू ओबे द रूल बिकॉज यू वर्किंग देयर, बट उससे फ़ायदा एम्प्लॉयर को हो रहा है, क्योंकि मैं और आप एक ही लेवल पे हैं, आपको जो 10,000 मिल रहे हैं, मुझे 8,000 मिल रहे हैं, हम दोनों कभी एक दूसरे से शेयर नहीं करेंगे, तो फ़ायदा किसका है? ना मेरा हम्म। फ़ायदा है, ना आपका फ़ायदा है। फ़ायदा उस एम्प्लॉयर हम्म। का है जिसने मुझे 2,000 कम दिए हुए हैं और आपको 2,000 ज़्यादा दिए हुए हैं। हम्म। दिस इज़ जस्ट वन एग्ज़ाम्पल, बट सीखने को तभी मिलता है जब आप ये चीज़ें शेयर करते हैं, एंड शेयर आई एम करते हैं। नाउ वेरी ओपन, स्पेशली क्योंकि मैं अपनी डे जॉब की सैलरीज़ नहीं शेयर कर सकता, अगेन इट्स अ रूल दैट द कंपनी हैज़, आई कैन नॉट शेयर इट, बट मैं जो साइड इनकम से जितने भी मेरे पैसे बनते हैं, वो सारे मैं अपनी परफॉर्मेंस शेयर करता हूँ लिंक्डइन पे भी, और उसी से लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है। मतलब मैं मुझे देयर वाज़ दिस गाय हू कॉल्ड मी अ फ्रेंड, उसने कहा यार अच्छा तुम जो यूट्यूब पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, बड़ा अच्छा मज़ा आता है तुम्हारी सुन के, बट पैसे तो नहीं बनते होंगे क्योंकि पैसों के लिए तो मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए। मैंने कहा नहीं नहीं, आई हैव 15,000 सब्सक्राइबर्स, आई मेक $9,000, एंड ही वाज सरप्राइज्ड, ही वाज लाइक ओके, आई नीड टू टॉक बिकॉज़ आई नीड टू अंडरस्टैंड, आई नीड टू लर्न। सो द पॉइंट इज यू विल ओनली लर्न अगर आप किसी व्हेन ऐसी यू टॉक बैठक में अबाउट हो इट। जहां लोग ये एक्सेस दें इन्फॉर्मेशन का, वरना तो आपको लगता है कि यार ये तो बस बच्चों का खेल है, सोशल मीडिया पे अगर कोई कंटेंट बना रहा है एंड ऑल, उससे क्या फायदा। एनीवे सॉरी आई डाइग्रेस, बट टॉक अबाउट मनी, और हम यही कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं है कि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, बट व्हाट वी आर डूइंग इज वी जस्ट टॉकिंग अबाउट मनी सो पीपल गेट मोर अपडेटेड एंड इन्फॉर्म्ड के हो क्या रहा है इर्द गिर्द। ओके, सो अभी उसका अगर हम आगे चलें उसी ईमेल के अंदर, तो उसका पार्ट है जस्ट टू प्रोवाइड एडिशनल कॉन्टेक्स्ट, इन द पास्ट आई हैव इनकर्ड significant losses in crypto and individual stocks investments. Because of this, now I try to keep my investments limited to ETFs, index funds, or real estate. However, with the real estate downturn and the stress of managing tenants in Canada, मुझे हंसी आ रही है पता नहीं पढ़ के, I'm uncertain about other ways to grow my investments. इसमें तो तुम्हारे पास कोर्स के अंदर हाँ और तुम्हारा तुम्हारा कंटेंट भरा हुआ है इन चीज़ों हाँ, के बारे में। तो इसमें इसको ब्रेक कर देते हैं। एक तो इट्स अराउंड पिकिंग स्टॉक्स। हम्म। पिकिंग स्टॉक्स जो हैं, देयर आर 3 इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़। इसके अलावा दुनिया में और कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है, सिर्फ ये 3 है, ठीक है? और कोई तरीका नहीं है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, हम स्टॉक मार्केट की बात करें। एक ये कि यू आर स्मार्टर देन अदर्स। अगर आपको वली ये लगता है कि यार मैं जो हूँ ना वो सबसे, बाकी सब जो इर्द-गिर्द है ना मेरे, उनसे ज़्यादा होशियार हूँ, तब तो आप जो हैं गो अहेड एंड पिक एनी स्टॉक दैट यू थिंक इज़ स्मार्ट एंड जस्ट पिक इट। मतलब ये होना चाहिए कि आप बाकियों से स्मार्ट हो, यू कैन मेक गुड मनी। मैं नहीं हूँ स्मार्ट बाकियों से, आई हैव एवरेज इंटेलिजेंस, मैं कोई बहुत डम नहीं हूँ, मैं कोई एक्स्ट्रा स्मार्ट नहीं हूँ, और एक्स्ट्रा स्मार्ट से मुराद मेरी ये कि वो लोग जो इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाते हैं, लाइक वॉरेन बफेट, रे डैलियो, दीज पीपल हु रियली, स्कॉट गैलोवेज ऑफ द वर्ल्ड, ये लोग, दीज पीपल आर स्मार्ट। और स्मार्ट सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोग इंटेलिजेंट हैं, ऑल्सो बिकॉज दे वर्क हार्ड टूवर्ड्स इट, मतलब वो रोज पढ़ते हैं बैठ के इसको। वॉरेन बफेट जो है वो जिस कंपनी में इन्वेस्ट करता है उसकी पिछले 5 साल की एनुअल रिपोर्ट्स और अगले जो 5 साल के प्लान्स हैं वो सब पड़े होते हैं। ही सिट्स विद द मैनेजमेंट, उसको पता होता है किसको फायर करना है, किसको सीईओ लगाना है, किसको नहीं लगाना, अगले 5 साल की स्ट्रेटजी क्या है, गवर्नमेंट से बात कर रहा होता है, गवर्नमेंट कहाँ इन्वेस्ट करेगी, सारी चीज़ें उसको पता होती हैं। आई हैव नो आइडिया। ऑल आई नो कि नेटफ्लिक्स पे अगली मूवी कौन सी आ रही है, इसके अलावा मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, या जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पहले दुनिया को पहुंच चुकी होती है। आधे टाइम तो मुझे दोस्त मैसेज करके बता रहे होते हैं यार ये न्यूज़ तुमने पढ़ी नहीं पढ़ी, और अगर न्यूज़ पे वैसे ही कुछ आ गया इसका मतलब सब मार्केट हैज़ ऑलरेडी एडजस्टेड फॉर पहले ही इट। जान सो चुकी है, हाँ। इफ यू आर नॉट स्मार्टर देन अदर्स, दैट ऑप्शन इज आउट। द हम्म। सेकंड ऑप्शन इज यू आर लकीयर देन अदर्स। मैं लकी भी नहीं हूँ ज़्यादा, आई हैव एवरेज लक। मैं कभी भी जो हूँ वो किसी वो तंबोला इवेंट पे जाके ना मैं कभी अवार्ड जीता हूँ, ना मैंने वो लकी ड्रॉ में जा, कभी भी जब भी मैंने लकी ड्रॉ में कुछ डाला है वो नहीं जीता हूँ।
So I've realized कि यार I'm not even lucky than others. I'm not smart. I'm not luckier than others. The only way which is left is be patient. ये तीसरी strategy है, which is be patient than others. This I can do. I can be more patient than others. तो आपने करना यही है in terms of investing in stocks. Don't look for that one Nvidia, one Google stock, one cryptocurrency जो ऊपर जाएगी, क्योंकि वो उन लोगों को पता होता है जिनका ये डे जॉब है, और वो भी मिस्टेक करते हैं। बिकॉज वो मैं डाटा पढ़ रहा था कि 10% of only 10% of mutual funds और active fund owners are able to beat their benchmarks in past 10 years, और उसको अगर आप 15-20 कर दें तो वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। सो जो स्मार्ट लोग हैं इवन वो भी बीट नहीं कर पाते मार्केट को। तो आप तो मेरी तो डे जॉब कुछ और है, मेरी डे जॉब है, मेरी फैमिली है, हॉबीज़ हैं। सो दिस वोंट वर्क फॉर मी एट ऑल। सो पेशेंस किस तरह आएगी? पेशेंस इस तरह आएगी कि एक तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहें, और दूसरा डोंट लुक फॉर द नीडल इन द haystack, जस्ट बाय द एंटायर haystack वर्सेस बाइंग कि यार मैं इन्विडिया उठा लूँ, ये ऊपर जा रहा है और गूगल ऊपर चला जाएगा, अभी देखो नीचे गिरा है ये स्टॉक, ये ऊपर चला जाएगा, ज़रूर ऊपर जाएगा। इस तरह की लोग बातें करते हैं। वो क्यों ऊपर चला जाएगा? आपने कोई एनुअल रिपोर्ट कभी पढ़ी है? उसका कोई पीवी रेशो पता है? आपको पता है उसकी बुक्स पे कितना जो है वो डेट है? और वो डिप्रिसिएशन के लिए कौन से डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं? वो स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन करते हैं या एग्रेसिव डिप्रिसिएशन करते हैं? नो वन हैज़ एनी क्लू। लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि डिप्रिसिएशन होती क्या है, उसकी कैलकुलेट करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। मैं फाइनेंस का बंदा हूँ, मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ता। तो इमेजिन एनीवन हु इज नॉट इवन रीडिंग फाइनेंस और अंडरस्टैंड फाइनेंस। सो डोंट डू दिस, जस्ट बाय द haystack। हाउ डू यू बाय द haystack? यू बाय द ETF इंडेक्स। और इन्होंने यही बताया कि उन्होंने ये मिस्टेक की है। वो क्रिप्टो उठाया है, इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, एंड एट द एंड ऑफ द डे ऑल बैलेंस इज आउट। मैं एक लास्ट बात और इसमें करूंगा कि मैंने मिस्टेक्स की हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आई एम फार फ्रॉम दीज मिस्टेक्स। मैंने मिस्टेक्स की हैं, मैंने कुछ ऐसे स्टॉक्स उठाए विच डिड सो वेल। मैंने अमेजोन लिया था सस्ता सा, अमेजोन बहुत अच्छा चला गया, आई फेल्ट सो स्मार्ट। एंड देन आई बॉट बोइंग। बोइंग का जहाज क्रैश हो गया एकदम, मैंने कहा यार बोइंग है, बोइंग तो चढ़ता रहेगा। सो आई बॉट अ बहुत लॉट सही ऑफ था। बोइंग, हुँ। I bought a lot of Alibaba as well, and both of them just went down. So the money that I made from Amazon, I lost in Alibaba and Boeing down. At the end of the day, मेरा average return was 10 or 10% less. तो मेरा पॉइंट ये था कि भाई अगर 10% ही रिटर्न बनाना है तो S&P का इंडेक्स उठा लेता। इतना स्ट्रेस क्यों यार, मैंने ये खरीद लिया है, गिर ना जाए, बढ़ ना जाए। S&P का फायदा ये है कि मैं और आप एक जैसे बराबर पुअर होंगे और मैं और आप एक जैसे अमीर होंगे। बट Amazon उठाने का और बोइंग और अलीबाबा उठाने का रिस्क ये है कि देयर इज अ गुड चांस यू विल लूज दैट मनी एज वेल। और मैंने कहा मैं लकी तो हूं नहीं, सो इफ एनीथिंग आई विल लूज दैट मनी। एनीवेज, ग्रेट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जिसमें है वो है अराउंड रियल स्टेट। रियल स्टेट पे हमने पहले भी कहा है, और आई से इट एग्जैक्टली द वे आई लव सेइंग इट इज कि मेरा इस पे फतवा है। और फतवा ये है कि रियल स्टेट में आप बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें। इट इज़ अ वेरी पुअर व्हीकल, एसेट व्हीकल, एक्सेप्ट इफ यू अंडरस्टैंड इट, इफ यू एंजॉय इट। और फॉर दैट मैटर ये किसी भी इन्वेस्टमेंट और एसेट के लिए ट्रू है। अगर आपको किसी चीज़ में फ़न नहीं नज़र आता, आप उसको समझते नहीं हैं, उस उसमें बिल्कुल आप मतलब उसकी डिटेल्स में नहीं घुसे हुए। जिस तरह मैंने कहा, अगर आप इन्विडिया को अंदर-बाहर आपने पढ़ा हुआ है, उसकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ी हुई हैं, फाइन। बट अगर आपको रियल एस्टेट की समझ नहीं है और ऐसे ही है कि यार चूँकि हमसाये ने घर लिया हुआ है एक एक्स्ट्रा, और देखो मार्केट में सारी प्राइसेज़ ऊपर जा रही हैं, तो मैं घर ले लेता हूँ। नेवर इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। उसकी वजह ये है, जब लोग मैथ करते हैं ना, जब लोग किसी बैठक में बैठ के बोलते हैं यार वो मैंने लाख का घर लिया था, वो जो है वो 5 लाख का बेच दिया, उसमें लोग ये नहीं बताते कि उसमें टैक्स कितना दिया है, उसमें जो है एजेंट को फ़ी कितनी दी है, उसमें रिपेयर मेंटेनेंस कितने हुए। ये सारी मैथ जब आप ऐड करना शुरू करें ना, एंड आई हैव डन दैट मैथ, तो रिटर्न जो है ना अच्छे से अच्छा रिटर्न। क्योंकि उसमें फिर लोग एक और आर्ग्यूमेंट ये करते हैं कि लेवरेज भी तो है। मैंने तो सिर्फ 2 लाख लिए हैं, बाकी सब तो बैंक से आया है। लेवरेज के बावजूद 12% 13% से ज़्यादा का स्ट्रेच निकलता नहीं है रिटर्न का। और अगर लेवरेज ना हो तो रियल एस्टेट का रिटर्न जो है वो ऑन एवरेज इज अराउंड 2 to 4%। हाँ, कोई साल बहुत अच्छा होता है, कोई साल बहुत बुरा होता है। तो हो सकता है आप किसी ऐसी बैठक में बैठे हों जिसमें उन्होंने पिछले साल लिया है, कोविड आया, प्राइसेस ऊपर चली गई। बट दैट आर्ग्यूमेंट आई कैन मेक फॉर स्टॉक्स एज वेल। स्टॉक्स के भी ये पिछला साल क्या है, 25-26% रहा है ये वाला साल, तो 26% रिटर्न तो स्टॉक से भी मिल गया। बट ऑन एवरेज स्टॉक से 10% रिटर्न मिलता है। कोई साल नीचे होगा, कोई साल ऊपर होगा। ऑन एवरेज प्रॉपर्टी से 2 से 4% रिटर्न निकलता है। और अगर आप लेवरेज कर लें, सारी कॉस्ट डाल दें और बहुत कोई तो प्रॉपर्टी निकाल भी लें, तो उस पर भी 13-14% से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो इतनी सारी ख्वारी जिसमें आपने टेनेंट को भी मैनेज करना है, रिस्क भी है, प्रॉपर्टी को रिपेयर मेंटेनेंस भी करना है, गलत टेनेंट भी आ सकता है, टेनेंट नहीं भी हो सकता है, ये सारे, और आपने इतना बड़ा लोन लिया हुआ है उसका स्ट्रेस अलग। ये सब में अगर आपका 12% रिटर्न बन रहा है और S&P स्टॉक मार्केट आपको 10 दे देती है,
तो आई माइट एज वेल टेक 10% रिटर्न वर्सेज अ 12% ऑफ रियल एस्टेट। और ये 12% में बहुत अच्छा सिनेरियो बता रहा हूँ, मतलब आपने कोई बहुत प्यारी प्रॉपर्टी प्यारे मुल्क में प्यारे शहर में पकड़ ली तो वो चल गई। और टेनेंट एक भी और सही बात जो लगा रहा लोग, एक आखिरी बात जो लोग ये करते हैं कि प्रॉपर्टी इसलिए इन्वेस्ट कर लो क्योंकि वो अगेन वली ने की है और उसने की है। इट्स लाइक पिकिंग स्टॉक्स। सो आई कैन ऑलवेज मेक एन आर्ग्यूमेंट कि यार मैंने एनवीडिया खरीदा है, एनवीडिया जो है वो 3 टाइम्स बढ़ गया है, तो वो तो आपकी प्रॉपर्टी से बेहतर चला गया। सो इफ यू पिक पिक वन प्रॉपर्टी इनसे कि यार देखो उसने खरीद ली थी, तो सर तो मैं भी आर्गुमेंट कर सकता हूँ कि उसने एनवीडिया खरीद लिया था। हूँ हम तो 100%। एवरेज की बात करें, एवरेज पे ऑन एवरेज प्रॉपर्टीज विल ऑलवेज डू पुअर देन द स्टॉक मार्केट, और एट बेस्ट सेम एज द स्टॉक मार्केट विद द लॉट हैसल। हाँ, अगर आपको समझ है, आप एंजॉय करते हैं, बी माई गेस्ट, डू इट, अदरवाइज नॉट। बट दैट्स नॉट पैसिव इनकम, आई मीन पैसिवली, पैसिव इन्वेस्टमेंट नहीं है। फिर वो एक्टिव हो जाएगी। अगर आप एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं या एक स्टॉक ले रहे हैं तो वो पैसिव नहीं रहेगी, फिर वो एक्टिव है। एग्जैक्टली। करेक्ट। सो अगला पॉइंट इनका फिर रियल एस्टेट से ये अपना पोर्टफोलियो डिफाइन करते हैं। वो रियल एस्टेट के अंदर रेंटल प्रॉपर्टी, इक्विटी लॉस ड्यू टू रियल एस्टेट डाउनटर्न, ऑलमोस्ट $100,000 की इक्विटी लॉस में है ये अभी। रेंटल प्रॉपर्टी मॉर्गेज जो अभी है इनकी वो है $700,000। मंथली रेंटल नेट एज पर हिम इज़ $1,000। यानी कि वो जो मुझे समझ में आया वो ये कि अभी जो करंट उनकी इक्विटी है, जितनी जितनी उन्होंने ली थी उस वक्त, उससे लेकर अब तक -$100,000 है। और जो इस वक्त लोन बचा हुआ है वो $700,000 का बचा हुआ है। एंड फॉर सम रीजन द मंथली रेंटल which this property is making net is $1,000 per month. प्राइमरी होम इक्विटी भी बता दी थी उन्होंने कि $300,000 है। प्राइमरी होम मॉर्गेज जो बचा हुआ है वो $900,000 है। तो चले प्राइमरी होम तो वो उनका जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन जो जो इनकी जो मेरे लिए सरप्राइजिंग था वो ये कि जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है वो ऑल्दो के डाउन टर्न की वजह से उसमें नेगेटिव इक्विटी के अंदर है, लेकिन उसके अंदर रेंटल इनकम पॉजिटिव है। तो दैट इज ये सिचुएशन वेल, बन सकती है। दैट इज ऑल्सो वेरी सरप्राइजिंग टू मी। हो सकता है इसमें मिस्टेक हो, कोई चीज़ें ऐड ना की हों, या हो सकता है मिस्टेक ना हो, आई डोंट नो। बट $1,000 नेट इनकम इन टाइम्स जहाँ इंटरेस्ट रेट्स इतने ज़्यादा हैं, आई एम सरप्राइज। बट अगर ऐसा है सो दिस इज़ गुड। वरना, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट आई वाज मेकिंग, लेकिन इन्वेस्टमेंट एक चीज़ और हो प्रॉपर्टी। सकती है ना बहरोज, एक चीज़ और हो सकती है कि जब इन्होंने ली हो प्रॉपर्टी, और मुझे नहीं पता कनाडा में जब आप मॉर्गेज लेते हैं तो 5 साल के लिए लॉक होती है, 1 साल के लिए लॉक होती है, आई डोंट नो कितने साल के लिए लॉक होती है। हो सकता है उन्होंने बिल्कुल डाउन टर्म में ली हुई हो जिस टाइम पर, लेकिन उस टाइम पर फिर अगर ली होती तो इस वक्त नेगेटिव में भी नहीं होती प्रॉपर्टी, फिर वो इक्विटी बढ़ चुकी होती। नहीं, सो द लोन इज़ वेरी हाई, द लोन इज़ $700,000। $700,000 का मतलब ये कि इसमें जो अपनी इक्विटी डाली होगी वो रफली $2 लाख होगी। टोटल घर जो है वो $1 मिलियन के करीब होगा या उससे कम होगा। लेट्स से 9 लाख का घर होगा, 2 लाख आपने अपनी जेब से डाले हैं, 7 लाख का मॉर्गेज है। 7 लाख के मॉर्गेज पे जो है वो इंटरेस्ट, मंथली इंटरेस्ट इनकम बहुत ज़्यादा बनेगी, डिस्पाइट द रिडक्शन इन द इंटरेस्ट रेट्स जो कि अभी हुए हैं। प्लस उस पर आप टैक्सेस लगा लें, सो मतलब $9 लाख का घर जो है उसके टैक्सेस भी अच्छे खासे होंगे, रिपेयर मेंटेनेंस भी अच्छी खासी होगी। आई एम सरप्राइज ही इज मेकिंग सो मच मनी ऑन द रेंटल इनकम, एंड इफ इट्स ट्रू इट्स गुड फॉर हिम। आई डोंट नो, कोई अगेन maybe he's found some Nvidia in the haystack, or some needle in the haystack. हम्म। Good for him. ठीक है। The piece I want to make here is, or the thing I want to call out here is कि ये एक तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए था। दैट्स अ मिस्टेक। और ऐसा नहीं कि मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि बस मैं बाहर से खड़े होकर, ये मिस्टेक्स मैं कर चुका हूँ। एग्जैक्टली प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की मिस्टेक मैं कर चुका हूँ। मसला है कि अब क्या करें, मिस्टेक तो कर ली। अब ये कि मैं वैसे रिकमेंड ये करता कि इससे निकल आएँ, बट इशू ये कि अगर आप इससे निकल आएँ तो आप मार्केट में और क्या लेंगे? लाइक द स्टॉक्स आर ऑल टाइम हाई, सो इफ द स्टॉक्स वर लो एंड ही वाज अंडर, लाइक इवन अगर आपको थोड़ा सा इक्विटी का लॉस है, यहाँ तो इक्विटी का लॉस बहुत बड़ा है वैसे $100,000, तो दिल को बहुत बुरा लगेगा, बट मैथमेटिकली इट्स बेस्ट टू गेट आउट एंड बाय समथिंग विच इज लोअर एंड विल गो अप। तो इसलिए मैं अमूमन ये लोगों को कहता हूँ कि बेस्ट टाइम टू सेल अ बैड इन्वेस्टमेंट इज अ बैड टाइम। इससे मुराद ये है कि जब सारी मार्केट नीचे आ गई है ना, तब आप अपनी बुरी इन्वेस्टमेंट बेचें, क्योंकि आपको पता है मैं अपनी बुरी इन्वेस्टमेंट बेच के निकाल दूंगा तो मैं कुछ ऐसा ले लूंगा जो कि बाद में ऊपर चला जाएगा। So everything is down. I just move from bad to good and now it will go up. क्योंकि ये जो नेगेटिव है ये तो ऊपर नहीं जाने वाला, और जाएगा तो स्लो जाएगा। बट जब सब ऊपर आ गया है तब अपनी बैड इन्वेस्टमेंट निकालना जो है वो बहुत पेनफुल है, क्योंकि अगर मैं इसको निकाल लूँ तो मैं इस पैसे को कहाँ डालूँ? सो एक तो मैं लॉस इनकर कर रहा हूँ, और लॉस इनकर कर लिया तो इसको कहाँ डालूँ? सो अगर आज से ये 2 साल पहले ईमेल आई होती तो मैं इनको बोलता बेचें और S&P 500 में ये पैसा डाल दें, एंड यू विल मेक योर मनी इन नेक्स्ट 2 to 3 years, एंड दैट हैज प्रूवन राइट बिकॉज द मार्केट हैज गॉन अप। नाउ आई थिंक इट्स टू लेट।
The good news is the cash flow, on cash flow he's positive, which means I would say just hold on to the property and wait for any opportunity to maybe come in the stock market or something. Massive opportunity, मतलब stock market कोई 20-25% से correct करती है and hopefully property नहीं करती, then you can sell it and move out. Otherwise, I would just say when you think is when you think you are at least you made up the money, जब आपको लगे कि मार्केट ऐसी पहुंच गई है कि और ऊपर नहीं जाएगी, आपका लॉस कम हो गया है, ट्राई टू गेट आउट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. प्रॉब्ली कनाडा में इस वक्त मार्केट लो है, but I think it will go up, and the reason it will go up is because interest rates continue to go down. Immigration जो है वो although कम हो गई है लेकिन फिर भी आ रही है. So in 1 year, 2 year, probably the market will go up and you'll be able to sell it. So I would try to find a good opportunity जहाँ मैंने psychologically बहुत सारा loss नहीं किया हो और मैं उसको बेच दूँ. राइट दूसरा एंड point I want to make on, yeah, एंड इवन लाइक इन एनी केस अभी क्योंकि पॉजिटिव फॉर सम रीजन इफ इट्स एक्चुअली पॉजिटिव तो आई थिंक ही कैन होल्ड ऑन yeah, टू इट. exactly. So I would hold on to it, wait for another 2 years, and then find a good price and sell it and get out of property. और आइंदा कभी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करें unless आपको शौक है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का. प्राइमरी होम पे आ जाते हैं. प्राइमरी होम पे इन्होंने कहा कि इनकी जो है वो 300,000 की इक्विटी है. द पॉइंट इज दिस इज पेपर मनी. सो प्रॉपर्टी तभी इन्वेस्टमेंट काउंट होती है जब अगर आपको कभी उसको फ्यूचर में डाउनसाइज करना है. सो हो सकता है चूंकि इनके ही सर ही हैज 4 kids, राइट? So maybe I would assume, given he has 4 kids, he would have a slightly bigger house. तो जब वो चारों बच्चे जो है पढ़ लिख के इवेंचुअली अपने अपने घरों में चले जाएंगे, सो दैट वुड बी अ गुड टाइम फॉर हिम टू डाउन साइज. मे बी यस, बट मैंने देखा नहीं है लोगों को अमूमन डाउन साइज करते हुए. लोग एक बार जिस घर में चले जाते हैं, जिस नेबरहुड में चले जाते हैं, उसे डाउन साइज करते नहीं है. सो इफ़ यू आर नॉट डाउन साइजिंग देन प्रॉपर्टी इज़ नॉट योर इन्वेस्टमेंट जिसमें आप रह रहे हैं. तो आप उसमें 3 लाख की इक्विटी है, 4 लाख की इक्विटी है, इट्स इररेलेवेंट. और अगर डाउन साइज करेंगे तब भी पूरा तो नहीं करेंगे, मतलब देर इज लाइक यू डाउन साइज बाय 1 रूम और 2 रूम, यानी कि 10-20% से. तो 3 लाख अगर इक्विटी है तो उसके सिर्फ 10-20% आप काउंट कर सकते हैं अपनी नेटवर्थ में. बाकी जो है वो इट्स पेपर मनी, इज जस्ट ऑन इन इन प्रॉपर्टी, दैट्स ऑल. सो नथिंग मच टू टॉक अबाउट दिस वन. ओके. उसके बाद ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स इन RRSP रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान टोटल इन म्यूचुअल फंड्स नास्डैक एंड S&P कैनेडियन डॉलर्स 250K. सो बेसिकली जो मुझे समझ में आया वो ये कि जो इनका RRSP के अंदर टोटल फंड बन चुका है अब तक, जो पॉट बन चुका है वो $250,000 का है, और ये कंप्राइज करता है नास्डैक और S&P के ऊपर. सो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड. So in terms of investments, this is amazing. Nasdaq और S&P के इंडेक्स लिए हुए हैं, which is good. $250,000 is a good number as well. I would keep that money there. अगर आई अमूमन आई इसमें एक थिंक सवाल, ये ग्रो हुआ होगा अब तक, जो अगर पहले से चल रही होगी इनकी इन्वेस्टमेंट तो ये काफ़ी ग्रो हो चुका है जब ये इतनी वैल्यू पर आ गया है. एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी गुड वैल्यू. आई वुड जस्ट कीप इट देयर. और ये तो रिटायरमेंट फंड है, सो डोंट टच इट, जस्ट लेट इट बी देयर. और बहुत अच्छी जगह आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, जस्ट डोंट टच इट एनी फर्दर. एक सवाल अमूमन ये आता है जो कि शायद आगे भी बात हो, बट आई थिंक आई कैन एड्रेस इट नाउ, विच इज़ RRSP में इन्वेस्ट करें या ना करें. तो उसमें ऑप्शंस जो बाकी हैं वो हैं RESP TFSA. उससे अमूमन एक कंपैरिजन आता है. तो आई डोंट नो, यू वांट टू टॉक इट नाउ या पहले बाकी मैं ये ईमेल ईमेल पढ़ पढ़ लें? लेता हूँ पहले, हाँ ओके. पहले पूरी ईमेल पढ़ लेता हूँ मैं. दुबई की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दुबई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर कुछ एक्सपोजर लिया जाए तो कुछ एक्सपोजर के लिए आपके पास अगर छोटी अमाउंट भी मौजूद है तो उसके थ्रू आप स्मार्ट क्राउड एक प्लेटफॉर्म है जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. स्मार्ट क्राउड में स्टार्टिंग फ्रॉम इवन 1,000 dirhams 2,000 dirhams जितनी भी छोटी अमाउंट है आपके पास उससे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं. आपका एक्सपोजर यूए की किसी एक प्रॉपर्टी के अंदर हो जाएगा और उसके थ्रू आपका रेंटल भी मिलेगा और आपकी प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन भी हो सकती है. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू आप अकाउंट खोलेंगे और अकाउंट खोलने के टाइम पर आपको 250 dirhams का रेफरल बोनस मिल सकता है जो कि मेरी तरफ से होगा क्योंकि इस वीडियो को पावर किया हुआ है स्मार्ट क्राउड ने. नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो. अच्छा, आगे लिखते हैं कि RESP एजुकेशन सेविंग्स टोटल सेव्ड फॉर चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी 15,000 कैनेडियन डॉलर्स. अच्छा, मुझे अक्सर जो लोग कहते हैं कि भाई कनाडा में एजुकेशन फ्री है, तो लोग ये RESP के अंदर क्यों रखते हैं, ज़रा इसके ऊपर थोड़ा सा एक्सपैंड करो. गुड क्वेश्चन. सो कनाडा में जो है वो एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन फ्री है. जो सेकेंडरी स्कूल, मिडिल स्कूल कह लें, और या हाई स्कूल, उसके बाद जो कॉलेज की एजुकेशन है वो फ्री नहीं है. बट इट्स वेरी चीप बाय द वे. और स्पेशली मैं अब US में रह रहा हूँ तो आई कैन कंपेयर. इट्स ईजिली 3 से 4 गुना US में जो है वो एजुकेशन महंगी है.
और कनाडा में बहुत सस्ती है। बल्कि मैं किसी से यही बात कर रहा था कि यार आई हैव गुड इन्वेस्टमेंट्स कि अगर आज मुझे रिटायर होना हो, इट्स जस्ट दैट आई हैवंट सेव्ड इनफ फॉर माय किड्स एजुकेशन। तो उन्होंने कहा यार तो आप फिर कनाडा में पढ़ाए ना बच्चों को, और विच इज़ अ गुड ऑप्शन। या अगर मैं कनाडा में पढ़ाऊँ तो मे बी आई कैन रिटायर अर्ली वर्सेस ट्राइंग टू सेव फॉर देम इन यूएस। बाय एनीवेज वो एक अलग डिस्कशन है। सो आपको कॉलेज एजुकेशन के लिए करना है, बट कॉलेज एजुकेशन इज़ वेरी चीप इन कनाडा, एंड स्पेशली अगर आप कैनेडियन नेशनल हैं तो आपके लिए बहुत सस्ती हो जाती है। सो दैट्स काइंड ऑफ अ पर्क ऑफ हैविंग कैनेडियन नेशनैलिटी। अब जो सवाल आ जाता है आरईएसपी का, आरईएसपी आई लव इट। द रीज़न आई लव इट, बट उससे पहले एक प्री रिक्वायरमेंट है कि आप यू आर डिसाइडेड दैट यू वांट टू सेव फॉर योर किड्स एजुकेशन। अगर तो आपने डिसाइड किया है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हों कहते हैं कि बच्चे खुद लोन ले लेंगे, खुद पढ़ लेंगे, या बच्चों की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी कॉलेज पे, दे कैन टेक गो टू चीपर कॉलेजेस, सस्ते, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना। बट वंस वंस यू डिसाइडेड कि आरईएसपी के बच्चों को एजुकेट करना है, देन आई थिंक फ्रॉम ऑल द फंड्स, आरआरएसपी, टीएफएससी, इन सब में जो सबसे अच्छा फंड है वो आरईएसपी है। और वो इसलिए क्योंकि जब आप उसमें $2500 हर महीने ऐड करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं उस अकाउंट में, तो गवर्नमेंट $500 आपको ग्रांट दे देती है, विच इज़ लाइक 20% रिटर्न। 20% रिटर्न इज़ अमेजिंग। कहाँ मिलता है आजकल 20% रिटर्न? S&P 500 इज़ 10%, राइट, ऑन एवरेज। सो दिस इज़ ट्वाइस एज मच एज S&P 500। प्लस आप इसी पैसे को S&P 500 में डाल सकते हैं, तो उस पर एक और 10% भी कमा सकते हैं। सो 30 वर्सेज 10। सो 20% इज रिस्क फ्री रिटर्न। रिस्क फ्री रिटर्न 20% कहीं नहीं मिलता। सो इट्स अ नो मिस रिटर्न इफ यू डिसाइडेड कि आपने बच्चों की एजुकेशन के लिए सेव करना है। So amazing. Keep contributing to this pot, and especially since he has 4 kids, I think the education bill would be good, would be big. So I think this part is important. अच्छा, इसमें आरईएसपी के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एसएनपी में डालना चाहें या फिक्स इन्वेस्टमेंट्स में डालना, ये सारे जिस तरह से आरआरएसपी के अंदर ऑप्शन है, इसी तरह से इसके अंदर भी ऑप्शन है। Exactly. You can choose to invest even in cryptos if you want. Just to give you a ओके, wild example. तो अगर कोई आरआरएसपी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, उसके अंदर तो ये 20% का जो कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होता, या $500 का नहीं होता। नहीं, आरआरएसपी में जो फ़ायदा है वो ये कि आपका जो उस साल का टैक्स है वो उतने से कम हो जाएगा। सो लेट्स से अगर मैंने दैट्स इट। $10,000 आरआरएसपी में डालें, तो उस $10,000 पे मुझे टैक्स वापस मिल जाएगा जो कि मेरी सैलरी से कट गया था। कट गया था। सो लेट्स से मेरा टैक्स रेट मार्जिनल टैक्स रेट पे मिलेगा। सो मार्जिनल टैक्स रेट इज़ लेट्स से 40%, तो उस $1,000 का या $10,000 जो भी मैंने नंबर यूज़ किया था, उसका 40% आपको वापस मिल जाएगा। हाउएवर, जब आप इवेंचुअली उस अकाउंट से पैसे निकालेंगे तो आपको टैक्स वापस देना होगा। बट होता ये है कि अमूमन जब आप अर्न कर रहे होते हैं आपका मार्जिनल टैक्स रेट हाई होता है, जब आप रिटायरमेंट एज में होते हैं आपका मार्जिनल टैक्स रेट कम होता है। सो यू विल बी कंट्रीब्यूटिंग एंड सेविंग हायर टैक्स एंड देन पेइंग लोअर टैक्स। तो ऐसा नहीं है कि आपने पूरा 40% सेव कर लिया, प्रॉब्ली अनलेस आपने, अनलेस यू आर मेकिंग यूट्यूब वीडियोस। but then it is still your income unless you have a corporation which you हाँ, are यस, making YouTube यस। videos, जो कि इनकम आपकी लाइक अपनी आपने इनकम बिल्कुल जीरो कर दी। सो दिस बिकम्स योर इनकम एक्चुअली। सो जब आप इसको विड्रॉ कर रहे होते हैं, तो अगर मैंने फॉर इंस्टेंस अगर मैंने इसमें $1.5 लाख डालें एक साल में, और एक साल में $1.5 लाख ही निकालें, तो मुझे कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। नहीं, मेरा मतलब बेशक है वो कि डेढ़ लाख यूट्यूब डॉलर वीडियोस कर रहे मैंने, होंगे तो आप यूट्यूब वीडियोस कर रहे होंगे तो आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे ना रिटायरमेंट के टाइम पर। हाँ हाँ ट्रू, बट ये कि ये इस द व्हाट आई एम सेइंग इज दिस विल बिकम एन एडिशनल इनकम ऑन टॉप। जब आप आरआरएसपी से पैसे निकाल रहे होते हैं वो भी इनकम काउंट होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। So the tax rate would be higher. You can always, हुँ, so YouTube should always help, which is हुँ, because you can always structure your expenses in a way कि आप अपने losses ज़्यादा दिखाएं, and then you can, and that is my plan by the way. The years when I will be taking out my RRSP money is I'll try to make sure कि मैं ज़्यादा ज़्यादा losses दिखाऊं, और वो होगा ये कि through legit way, through legal ways, but losses हुँ। दिखाऊं ताकि मैं अपना पैसा ज़्यादा ज़्यादा कम टैक्स रेट पे निकाल सकूं RRSP से। राइट। अच्छा, अब लास्ट का जो पैराग्राफ है बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो है ना, मेरे ख्याल से मैं इसका टाइटल भी लगाऊंगा इस वीडियो का। आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस आई मैनेज टू सेव अराउंड $1,000 पर मंथ। ऑफ दिस अमाउंट आई पुट $836 into my kids RESP to maximize contribution, and the remaining 164 goes to my TFSA. My TFSA is currently underutilized with around $100,000 contribution room is still not used, but $100,000 contribution room is still not used, but I don't have enough savings to invest more. सो आखिर में इन्होंने बस रिगार्ड्स कर दिया और कहा है कि अच्छा, इनसे मैंने टू एंड फ्रो 2-3 दफ़ा किया था, तो इन्होंने मुझे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग ईमेल लग रही थी ये, तो मैंने इनसे 2-3 दफ़ा टू एंड फ्रो किया, उसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ली मैंने, तो फिर उसके बाद ये इस तरह की ईमेल सामने आई थी। सो द पॉइंट इज़ $1,000 पर मंथ की सेविंग्स हो रही हैं, इतनी बड़ी आई मीन इनकम पे, मतलब $200,000 की ऑलमोस्ट इनकम है, उसके ऊपर जो टैक्स रेट बता रहे हैं, अगर 40% का टैक्स रेट भी है, और आई थिंक इनको चाइल्ड बेनिफिट तो नहीं मिलेगा या बहुत कम मिलेगा।
बहुत ही कम मिलेगा। सो लेट्स से अगर इसके ऊपर 40% लगाएं भी तो 120 यार $10,000 तो मिल ही रहे हैं, आपके हाथ में आ रहे हैं। $10,000 तो आ रहे हैं आपके पास। $10,000 में आप सिर्फ $1,000 बचा रहे हैं महीने का। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? आपने $10,000 की मैथ कैसे की? वो इस तरह की ना कि $200,000 थे, $200,000 पे 40% का टैक्स लगा, $80,000 के टैक्स चला गया, $120,000 बच गए। 120 को डिवाइड बाय 12, $10,000 पर मंथ अच्छा, 10,000, और तो उसमें आप 1000 बचा रहे हैं पर बचा मंथ। रहे हैं। हाँ हाँ। नहीं, बट ये भी $10,000 पर मंथ तो लग ही जाता है, बिकॉज सी योर व्हेन यू हैव 4 kids रेंटल वुड बी वेरी हाई, आई अज्यूम, बिकॉज कमरे घर में ज़्यादा होंगे। और जिस तरह मैंने कहा, देसी पे अ प्राइस ऑफ लिविंग इन GTA, जिसका और कोई हल नहीं है, आपको अपनी कम्युनिटी के साथ रहना है। सो आई एम नॉट सरप्राइज, $10,000 तो 4 बच्चों के साथ। और ऐसा नहीं है कि आप ऑब्वियसली यू कैन, आपने आपको थोड़ा सा कर्व करके रह भी सकते हैं, पर आई थिंक व्हेन यू आर अर्निंग दैट मच और आप इस उम्र में हैं, तो यू डोंट रियली, मतलब ऐसा नहीं कि आप वेकेशन नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं है कि आप बाहर खाना नहीं खाएंगे। सो थोड़ी सी इंटरटेनमेंट, थोड़ा सी वेकेशन, ये सब मिला के 10,000 तो कहीं नहीं जाते। इट्स लाइक इट्स वेरी इजी। फिर अच्छा, बच्चों की प्लस थोड़ी सी इसके अंदर ये एक्टिविटीज़। भी है ना कि इनकी इनकी सिंगल इनकम है, इनकी वाइफ जॉब नहीं कर रही है, जो एटलीस्ट मुझे जो समझ में आया है, ये भी एक पॉइंट है। आई वॉन्टेड टू से दैट विच इज़, लेट्स टॉक अबाउट दैट एंगल विच इज़, हमने इन्वेस्टमेंट्स की बात कर ली, सो लेट्स टेक द इन्वेस्टमेंट आउट, क्योंकि जिस तरह मैं बताना चाह रहा था कि देयर आर 3 पिलर्स: सेविंग, इनकम, इन्वेस्टमेंट्स। ये 3 पिलर आपको अलग अलग अगर समझ आ जाएं और इस पे अगर आप एस कर लें, तो यूर गुड पर्सनल फाइनेंस। इन्वेस्टमेंट की हम बात कर चुके हैं सारी, प्रॉपर्टी की, इन स्टॉक्स एंड ऑल। अब बात कर लेते हैं इनकम की। इनकम में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों स्पाउस काम करें। इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग कि अगर एक कर रहा हो। नाउ आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दे हैव अ यंग वन एज वेल, 1 year old, और प्रॉब्ली उस वजह से शायद दे, इट इज़ बेटर फॉर द वाइफ टू बी होम बिकॉज टू टेक केयर ऑफ द किड्स एंड ऑल। बट कनाडा में, और आई कैन से फ्रॉम बोथ साइड्स, विच इज़ आई हार्डली नो एनी वन, और every other person that I know, so let me correct myself, every other person that I know, उसका कोई ना कोई साइड बिजनेस है। एंड दिस इज हाउ इनकम वर्क्स हेयर। आप बिल्कुल सिंगल इनकम पे तो गुजारा मुश्किल है। स्पाउजल इनकम के साथ पेचेक पे पेचेक होते हैं आप। दिस गाय हैज़ अ वेरी गुड इनकम बाय द वे। और उसके बाद जो है आपकी ऑन टॉप जो है, यू हैव टू हैव साइड इनकम फॉर यू टू सेव मनी। सो पहले तो ये कि सी इफ देयर इज़ अ वे योर स्पाउस कैन गेट इनटू द वर्कफोर्स। कैन बी रिमोट जॉब, घर से बैठ के हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई 100,000 कमाने हैं, अगर वो 40-50 हज़ार भी आ सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। दूसरा ये कि स्टार्ट वर्किंग ऑन योर साइड इनकम। और साइड इनकम का तरीका ये है कि ऐसा नहीं कि कल कुछ चीज़ शुरू हो जाएगी। स्टार्ट थिंकिंग ऑफ समथिंग दैट यू इवेंचुअली वांट टू रिटायर इनटू, कि यार मैं जो हूँ इवेंचुअली इस ये करना चाह रहा हूँ, इसमें रिटायर करना चाह रहा हूँ, एंड स्टार्ट डूइंग इट स्मॉल नाउ एंड स्टार्ट बिल्डिंग इट, नर्चरिंग इट नाउ नाउ नाउ, ताकि वो अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में कुछ बड़ा हो जाए। बहुत से लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो कि पेट ग्रूमिंग करते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो पेट ग्रूमिंग करता है घर में। उसको बिल्लियों का शौक है, उसके घर बिल्लियाँ ड्रॉप होती हैं, ही टेक्स केयर ऑफ द कैट्स, उनकी ग्रूमिंग करता है। एक और मैं अपनी मेरी वाइफ की बहन है, वो जो है होम स्टे कराती है कैट्स को, कि अगर आपकी बिल्ली, आप कहीं जा रहे हैं और हफ्ते के लिए, तो आप मेरे घर छोड़ दें, उसके पैसे। आई नो अ पर्सन जो कि होम कुक मील्स बनाते हैं। मेरा अपना भाई जो है, ही लव्स कुकिंग, उसने अभी एक स्मोकर लिया है, सो ही मेक्स स्मोक मीट, और वो उसको एडवर्टाइज करता है। वीकेंड पे ही डज इट, लाइक इट्स नॉट लाइक यू हैव टू डू इट एवरी डे। वो वीकेंड पे जब अपने लिए गोश्त बना रहा होता है, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लेता है, एंड देन ही जस्ट, बल्कि उसको ऑर्डर पहले ही आ जाते हैं वीकेंड से पहले। सो ही ब्रिंग सम मीट फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए भी बनाता है, लोग के लिए बनाता है, और उनको जो है बोलता है कि आप आके पिकअप कर लें। So YouTube is another example. This is what we are trying to do as well, right? So do something on the side that you can eventually make bigger and bigger. शुरू में बहुत छोटा होगा, बट यू हैव टू डू समथिंग ऑन द साइड। सो इनकम का वो एलिमेंट है। सो हमने इन्वेस्टमेंट की बात कर ली। इनकम के लिए आपको अपनी स्पाउस को वर्कफोर्स में लाना है, प्लस साइड इनकम जो है वो क्रिएट करना बहुत लाजमी है। एनी पॉइंट्स ऑन इनकम फ्रॉम योर साइड बिफोर वी मूव इनटू सेविंग? यार इनकम में देखो, हम लोगों ने जो लास्ट 4 इयर्स के अंदर किया है, वो सोशल मीडिया को ही लेवरेज किया है। एंड आई थिंक इससे ज़्यादा स्केलेबल कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब जितनी भी चीज़ों की बात की है तुमने, अनलेस एंड अनटिल आप डे केयर में चले जाएं, डे केयर के अंदर मल्टीपल अपने फ्रेंचाइज खोल लें, वो एक अलग चीज़ है, या फिर आप रेस्टोरेंट खोल लें, उसको बढ़ाना शुरू कर दें, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यूट्यूब या लेट्स से सोशल मीडिया के अंदर अगर आप कुछ भी करना चाहेंगे, तो स्केल इज़ द, देयर इज़ नो स्केल टू इट। मतलब आप कहीं भी कुछ भी करना चाहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम वही बात कर रहे थे ना कि यू आर गेटिंग कंसल्टेंसी कॉल्स फ्रॉम साउथ कोरिया,
फ्रॉम एज फार एज लेट्स से कोई कोई उसमें वो नहीं है जापान, मेरे पास इस तरह के लोग आते हैं, मैं सोच भी नहीं सकता कि अफ्रीका में कोई बंदा मुझे देख रहा है बैठकर, दुबई का कंटेंट देख रहा है, या कनाडा में जो लोग देख रहे हैं मुझको वो इसी कंटेंट की वजह से देख रहे हैं. सो वंस यू हैव द अटेंशन यू कैन ईजिली मोनेटाइज दैट. अब मोनेटाइजेशन किस तरह से हो सकती है, हम लोग अगेन उस पर बहुत सारी बातें करते हैं. उस पर हमने एक इंग्लिश चैनल पे वीडियो भी की थी, आई थिंक कोई 10 पॉइंट्स थे जिसके अंदर हमने मोनेटाइज बताया था मोनेटाइजेशन की किस तरह. सो इनकम मेरे लिए तो सोशल मीडिया इज समथिंग विच इज़ वेरी इजीली मोनेटाइजेबल फॉर एनी वन. So thank you for saying this क्योंकि I completely agree. अगर the benefit of social media is जिस तरह आपने कहा scalable है और asymmetric returns है. asymmetric return से मुराद ये है कि effort अगर आपने 1 ounce की डाली है तो रिटर्न जो है वो इन्फिनिट हो सकते हैं. मतलब एक वीडियो जो है वो कैन अर्न यू इन्फिनिट रिटर्न्स. ये नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है. अगर आपने बिल्लियाँ रखनी है घर में तो उसकी एक लिमिटेशन है. मतलब आपने घर में जितनी कैपेसिटी है आप 10 20 30 40 50 60 उससे ज़्यादा बिल्लियाँ नहीं रख सकते, बस ख़त्म हो गया. बट सोशल मीडिया में एसिमेट्रिक रिटर्न्स हैं, लाइक अनलिमिटेड रिटर्न्स आपको मिलते हैं फॉर इवन एन आउंस ऑफ एन एफर्ट. सो आई कम्प्लीटली एग्री कि दिस शुड बी द ईजिएस्ट मोड फॉर समवन टू स्टार्ट. और आई थिंक इसमें ये वो बात और भी ज़्यादा एप्लीकेबल होती है कि इट मे बी नॉट बी बिग इन द बिगनिंग. सो इट टुक मी गुड let's say 3-4 years for me to say कि it is a business for me. उससे पहले it was more of a hobby. But start with a hobby, start small and eventually build into it. मतलब ये नहीं सोचें कि कल से मैं शुरू करूँ और instant gratification और कल से views आना शुरू हो जाएं या कल से जो है वो monetization शुरू हो जाए. So good, thank you for saying that. ओके नाउ अब जो जो इनका एक्चुअल पॉइंट था वो ये कि ठीक है जो भी जो इनकम है जो एक्सपेंसेस हैं वो हमें समझ में आ रहे हैं, लेकिन द पॉइंट इज ट्राइंग टू मेक इज जो वो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है. विच इज़ एक तो $1,000 बच रहे हैं, वो अब मुझे नहीं पता कि कितना खर्चा है, कितना इसमें आप उसको किस तरह से एक्सपैंड कर सकते हैं. ऑफ कोर्स इसमें इनकम बढ़ानी होगी, लेकिन इनकम आप जॉब से तो नहीं बढ़ा सकते. 2 लाख से कितना कर लेंगे, 2.5 लाख कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, मैं क्या कर लेंगे, 3 लाख कर लेंगे एट मैक्स, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते. इस एज में आपके पास अपर लिमिट आ चुकी है. अब जो आपके पास पैसे बच रहे हैं उसको वो कह रहे हैं कि RESP में डाल रहे हैं $836 और $164 डाल रहे हैं TFSA में. लेकिन आई थिंक कि इसमें रूम है जो कि आप बहुत आराम से एडअप कर सकते हैं, राइट? रूम से मुराद रूम किसमें इन द मतलब अकाउंट्स? इसके अंदर ऑफ $164 पर मंथ तो कुछ भी नहीं है ना. मैं हाँ, ऐसे बंदे को जानता स्मॉल हूँ मनी. जो, हाँ, इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट. इट्स वेरी लिटिल मनी. सो जो आखिरी पॉइंट है, जो आखिरी चैलेंज है वो है विद रिगार्ड्स टू सेविंग, which is how to increase your saving, right? Because income हमने बात कर ली कि it has to be bring in your spouse plus side income, investments हम सारी बात कर चुके हैं. So let's quickly talk about the savings as well. Savings के लिए how to improve your saving rate, one thing is how you need to start is first start tracking your budget or tracking your expenses. अपने एक्सपेंस ट्रैक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं खर्चा कहाँ कर रहा हूँ और कहाँ नहीं कर रहा. अगर आपको यही नहीं पता, आपको पता है वली, आप मुझसे अगर पूछे ना कि मैंने 2000 में टिम हॉर्टन्स पे कितने पैसे खर्च किए थे, आई कैन टेल यू एग्जैक्टली कि मैंने जून में कितने किए थे, जुलाई में कितने किए थे. और उसी की वजह से आई वॉज एबल टू फिगर आउट कि मेरे पैसे कहाँ ज़ाया हो रहे हैं, कहाँ मुझे लगाने चाहिए. एंड बाय द वे, विद ऑल द एक्सरसाइज दैट आई डू विद माई ट्रैकिंग इज़ नॉट कि मैं पैसे काटूँ. इट इज़ मोर टू से कि मैं पैसे सही जगह लगाऊं जो मेरी वैल्यूज़ के हिसाब से, वर्सेस ये कि मैं देखता था पैसे वेस्ट हो रहे हैं. मतलब ग्रोसरी, देयर वाज अ टाइम एंड ग्रोसरी एवरी मंथ वाज इंक्रीजिंग बाय $100-200. मैंने कहा ग्रोसरी क्यों बढ़ रही है? एंड आई रियलाइज ग्रोसरी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ज़ाया हो रही हैं चीज़ें. जब आप ग्रोसरी स्टोर जा रहे हैं, अच्छा ये भी उठा लो, ये भी उठा लो, ये भी ले लो, और फिर या कुछ चीज़ें जो है वो खाई नहीं गई तो फेंकी जा रही है, या कुछ ऐसी चीज़ आपने ले ली है जो कि ना हेल्थ वाइज अच्छी है और वो पड़ी है और फिर वो ज़बरदस्ती खा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज यू बॉट इट आउट ऑफ इम्पल्स. सो फॉर इंस्टेंस एक मेरी सजेशन लोगों को ये होती है, क्योंकि आई थिंक कनाडा में आपकी घर के बाद जो सबसे बड़ा बिल आपका बनेगा वो ग्रोसरी का बनेगा रफली. एंटरटेनमेंट भी हो सकती है, मतलब वो एज इन दैट्स डिस्क्रिशनरी, राइट? जो यू कांट हेल्प इट, मतलब जो मस्ट है, अ नीड है, वो है ग्रोसरी. सो अब मैं ये करता हूँ, मेरे पास एक स्टैंडर्ड लिस्ट है. एवरी टाइम आई नो दीज आर द 20 थिंग्स आई नीड टू हैव इन माई हाउस. ना उससे एक कम, ना उससे एक ज़्यादा, मुझे वो 20 चीज़ें चाहिए. उसकी लिस्ट है. मैं जब ग्रोसरी करने जाता हूँ, आई एग्जैक्टली नो दैट आई हैव टू चेक मार्क दीज एंड पुट देम इन माई कार्ट एंड नथिंग एल्स, और मैं और कुछ नहीं लेता. तो उससे होता ये कि मैंने अपनी लिस्ट में पहले ही प्री डिटरमिन कर लिया कि मुझे शुगरी चीज़ें नहीं लेनी है, तो वो मीठा कभी आता ही नहीं क्योंकि वो लिस्ट में नहीं है. और उस लिस्ट में एग्जैक्टली वही चीज़ें आती हैं जो कि कंज्यूम होंगी इवेंचुअली, और वो बहुत स्टैंडर्ड है मेरी. सिमिलरली दूसरा एक चैलेंज आता है शॉपिंग में कि भाई अमेजोन का है आपने या ऑनलाइन है, कुछ भी कार्ट में डाल लो और कुछ भी फ़ौरन से ले लो. उस पर मैं ये करता हूँ कि आई डोंट बाय इंस्टेंटली, आई पुट थिंग्स इन द कार्ट.
और फिर मेरे महीने में 2 दिन है जिसमें मैं उन 2 दिन पे जाके अपनी कार्ट को रिव्यू करता हूँ वाइफ के साथ बैठ के नहीं, मतलब उसको बता देता हूँ यार कार्ट देख लो, मैं ऑर्डर करने लगा हूँ, तो मैं एंड फिर आउट ऑफ द 20 थिंग्स दैट आई पुट इन द कार्ट मैं कहता हूँ यार इसकी तो ज़रूरत नहीं, पता नहीं क्यों डाल दिया, ऐसे ही पता नहीं क्यों उसको क्या सोच रहा था मैं, तो आधी ज़्यादा चीज़ें उसमें से निकल जाती हैं। सो आई एम एबल टू ऑप्टिमाइज। सो द पॉइंट इज, और बाय द वे क्वालिटी लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप जो है वो जब मैं $1000 की ग्रोसरी कर रहा था वर्सेस $1500 की ग्रोसरी कर रहा था, ऐसे नहीं है कि मैं लोग कहें कि यार वो देखो कितने शाहों की तरह रह रहे हैं ये, मतलब मैं कह रहा हूँ क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, मीठा मैं ज़्यादा खा रहा हूँ, मैं ज़्यादा खाना फेंक रहा हूँ। सो आई वॉज एबल टू ऑप्टिमाइज माई ग्रोसरी, माई शॉपिंग। आई थिंक दीज आर द 2-3 थिंग्स यू कैन डू इन ऑर्डर टू ब्रिंग योर सेविंग डाउन। या सो आई या थॉट आई जस्ट मेरे शेयर पास मेरे पास जो हैक है ना वो यही है एग्जैक्टली, ट्रैक एंड ट्रेस का। अच्छा, मैंने भी ट्रैक एंड ट्रेस का जो सिस्टम बनाया है वो थोड़ा सा डिफरेंट तुम लोगों से इसलिए है कि हम लोगों का, जब मैं जीसीसी में रहता हूँ तो हम लोगों का जो है ना क्रॉस बॉर्डर बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा होता है, जिसमें क्रेडिट कार्ड भी यूज़ हो रहा होता है और जिसके अंदर लेट्स से कैश बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है या कैश बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है आपको। अगर आपकी बाहर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं पाकिस्तान में हैं तो उससे आपको लेट्स से रेंट आ रहा है, या आप उसकी मेंटेनेंस में खर्च कर रहे हैं, या आप लेट्स से हम बहुत सारी सब्सक्रिप्शंस लेते हैं वो यूएसडी में खर्च हो रहा होता है, जो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कैश पे चल रही होती हैं। So there are so many things that you are doing, both taking and giving in both terms, जो कि आप कैश में करना पड़ता है तो आपको क्रेडिट कार्ड उसमें ज़रूरी नहीं कि ले सकें। सो मैंने जो अपना एक ट्रैकर बनाया है वो इस तरह से कि उसमें इनकम एंड एक्सपेंस दोनों आते हैं, और उसमें मेरी एक बकेट बनी हुई है जो कि एक लेट्स से 20 या 25 के करीब मैक्सिमम, 25 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, आई थिंक 18-19 के करीब उसके अंदर एक्सपेंस के क्राइटेरियाज हैं। उसके अंदर मेरा यूट्यूब भी आ जाता है, उसमें मेरी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस भी आ जाता है, उसके अंदर लेट से मेरा ग्रोसरी आ जाती है, उसके अंदर मुझे जो इनकम मिल रही होती है उसके अंदर रेंट आ जाता है मेरा, या जो यूट्यूब की इनकम्स हैं उसके अंदर डिफरेंट उसकी कैटेगरीज हैं। तो वो जब मैं बना रहा हूँ, और ये चीज़ मैंने मेंटेन करना शुरू किया ऑलमोस्ट 1.5 साल से, और अब मैं देखता हूँ तो मुझे हर चीज़ का, इवन मेरे घर में, क्योंकि यहाँ दुबई में रहते हुए हमें पानी मंगवाना पड़ता है बाहर से, ड्रिंकिंग वाटर, तो मुझे पता है एक ट्रेंड है कि लेट्स से हर 2 महीने बाद इतने का खर्चा आ रहा है, तो मुझे ट्रेंड पता चल गया। अब उसमें ज़्यादा कम होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कोई प्रॉब्लम हुई है, या इवन इसी तरह से ग्रोसरी के अंदर या डाइनिंग आउट के अंदर इस तरह की कोई भी चीज़ हो रही है, या अगर मैं इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूँ फैमिली के साथ, तो हर चीज़ को ट्रैक करना एक, शुरू में तो आपको ट्रैक करना है, शुरू में आपको बजट करना ही नहीं है। जब आप ट्रैक करना शुरू करेंगे, 3 महीने दें उसको, जब 3 महीने आप देंगे फिर आप उसको ज़रा देखें, आपको लग पता जाएगा कि आप, मैं कुछ चीज़ों के लिए सोच रहा था कि यार यहाँ मैं खर्च कर रहा हूँ, जबकि वो असल खर्चा था ही नहीं वहाँ पर, असल खर्चा कहीं और हो रहा था। सो ये आपको बाद में समझ में आएगा कि खर्चा एक्चुअल में हो कर। इसी तरह से मेरा एक दोस्त है, उसने अभी टेस्ला ली यहाँ पर, तो मैंने कहा यार क्यों टेस्ला ली, मतलब तुम्हारे पास अच्छी खासी गाड़ी थी जो 1.5 साल पुरानी थी और तुम टेस्ला ले रहे हो। तो कहता है कि यार वो पेट्रोल बहुत खाती थी वो वाली। मैंने कहा अच्छा, तो तुमने वो मैथ्स की उसके अंदर? कहता हाँ मैंने मैथ्स की थी, उसके अंदर जो मैंने देखा था पेट्रोल का एक्सपेंस मुझको बहुत फ़ायदा कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर मुझको बिल्कुल कोई खर्चा नहीं आ रहा था इलेक्ट्रिसिटी का। मैंने कहा यार अब मैं तुम्हें क्या बोलूँ, 2 लाख दिरहम की टेस्ला है, वो भी छोटी वाली, और तुम अभी, वो मेरे ख्याल से चार्जर थी उसके पास नई वाली, तो उसमें एक तो तुमने उसकी जो 1.5 साल के अंदर डिप्रिसिएशन दे दी, वो तो संक कॉस्ट वैसी चली गई, और इसके अलावा जो तुम कैलकुलेशन अभी बैठ, जैसे मुझे पता है कि मेरी गाड़ी के फ्यूल एक्सपेंस लास्ट 1 ईयर के अंदर कितना है, मैं एकदम से चार्ट निकालूंगा मेरे पास सामने आ जाएगा, मैं सिंपल सी कैलकुलेशन करूंगा मेंटेनेंस कितनी है और उसका कितना फ्यूल एक्सपेंस आ रहा है, मेरे ज़्यादा रनिंग है नहीं, फिर मुझे टेस्ला की तो कहीं दूर दूर तक ज़रूरत है ही नहीं अभी, या इलेक्ट्रिक व्हीकल की मुझे ज़रूरत है ही नहीं। तो ये चीज़ें लोगों को परसेप्शन जो होता है ना वो बहुत गलत होता है। आई डोंट नो कि इनके पास गाड़ी, तो खैर ये कह रहे थे कि पेड ऑफ है, लेकिन अगर आप ट्रैक कर रहे हैं चीज़ों को, वो एक ऐसी स्किल है जो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है, ये कि बंदा सोच ही सकता है जब तक करता नहीं है। ट्रू। मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, मेरे ऑफिस में एक बंदे से बात हो रही थी, उसको मैंने काफ़ी अरसे से कह रहा था ट्रैकिंग करो ट्रैकिंग करो ट्रैकिंग करो, तो ही डिड इट एंड ही केम बैक टू मी। उसने कहा कि तुमको पता है मुझे क्या पता चला? मैंने कहा क्या? हुँ, कहता आई वाज पेइंग $600 एज अ फैमिली फॉर सब्सक्रिप्शंस। मैंने बोला रियली? क्यों? हाँ, मैंने बोला किस पे? उसने बोला आई डिडंट रियलाइज कि मेरी बेगम और मेरे दोनों के पास अलग अलग अमेजोन की सब्सक्रिप्शंस है। हुँ, और कहते हैं मतलब ऐसा नहीं कि पता नहीं था, पता था बट कभी वो हिट नहीं की कि यार सोचा वो नहीं। $100 वो दे रही है, $100 मैं दे रहा हूँ, तो $200 तो सिर्फ अमेजोन की, तो हम अकाउंट शेयर कर लें। हुँ, पर वो उस वक्त लेते हुए ख्याल नहीं आया, उसने अलग ली थी, मैंने अलग ली थी। इसी तरह हमारे पास वो नेटफ्लिक्स भी है, प्राइम भी है, डिज्नी भी है। और फिर जब मैंने रियलाइज़ किया कि यार इसमें से हम देखते हैं कितना है, तो मैंने देखा कि डिज्नी तो पिछले 6 महीने मैंने खोला नहीं है, तो डिज्नी को तो मैंने बंद किया। फिर मैंने कहा अच्छा नेटफ्लिक्स प्राइम में भी
उसमें भी मैंने खैर वो कहता है उसने दोनों रखे हुए थे। फिर और भी बहुत से मतलब डाटा स्टोरेज ली हुई है, एप्पल की भी स्टोरेज ली हुई है, गूगल की भी स्टोरेज ली हुई है। तो होते ही वो $5, $10, $20 इधर-इधर करके दे ऑल ऐड अप एंड यू रियलाइज़ कि यार ये सब तो ज़रूरत ही नहीं है। सो कुछ तस्वीरें एप्पल में पड़ी हुई हैं, कुछ तस्वीरें गूगल में पड़ी हुई हैं, कुछ जो हैं वो प्राइम में पड़ी हुई हैं, वर्सेस ये कि सब जगह एक जगह करके आप एक सब्सक्रिप्शन ले लें। सो आई वाज़ लाइक $600 फॉर सब्सक्रिप्शन। उसने कहा यार ही वाज़ सो थैंकफुल कि शुक्र है मैंने ट्रैकिंग शुरू की। सो या ये आई सब्सक्रिप्शन के कंप्लीटली ऊपर एग्री। तो कल इंसिडेंट हुआ घर में हमारे। वो मेरा बेटा आया मेरे पास, कहता है कि मुझे उसको आईपैड, मैंने ही अपना आईपैड लिया था तो मैं दे देता था उसको, क्योंकि वो बड़ा अच्छा नोट टेकिंग वगैरह बहुत अच्छी करता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो करता रहेगा। कल मेरे पास आता है, काफ़ी अरसे से वो सीन तो बिल्टअप कर रहा था कि ये पीडीएफ के ऊपर इतना मज़ा नहीं आता, वो हैंग हो जाता है कभी कभी, या ये हो जाता है वो हो जाता है। मुझे ये नोट, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट नोट ऐप, वो बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी लगती है। कल आके कहता है कि जो है ना वो मैं सोच रहा हूँ वो ले लूँ। मैंने कहा, फिर मैंने उसको तकरीबन 15 मिनट का तो लेक्चर ही दे दिया उसको। मैंने कहा यार तुम देखो मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, मैं सब्सक्रिप्शन नहीं लेता, बहुत सारी चीज़ों की मैं ले सकता हूँ मैं नहीं लेता, और मुझे ज़रूरत भी है तो नहीं लेता। मैंने बहुत सारी एग्जाम्पल्स दी। 15 मिनट तक बेचारा वो सुनता रहा। फिर मुझे कहता है वो बेसिकली है सब्सक्रिप्शन बेस्ड नहीं है, वो वन टाइम परचेज है। मैंने कहा चलो फिर ठीक है, फिर दिखाओ मुझको। फिर वो मैंने देखा मेरे काम भी आने वाली चीज़ थी, तो मुझे कह रहा था वो कि आपके काम आएगी, या आप देखें ये इस तरह की चीज़ें होती हैं इसके अंदर, तो वाकई मुझे यूट्यूब में हेल्प हो सकती है। मेरी कुछ वीडियोस के अंदर जब मैं रियल एस्टेट की करता हूँ, तो अब मैंने सोचा था कि मैं साइट पे जाकर हम लोग जब बात करेंगे तो पीडीएफ खोलकर उसको डिस्कस करेंगे, वो आईपैड पे करेंगे। एंड दैट एक्चुअल दैट ऐप, वो पीडीएफ को खोल के जिस तरह से एनोटेट वगैरह कर सकते हैं उसके अंदर, वो बहुत ज़बरदस्त है। सो वो मेरी हेल्प भी करती है। लेकिन मैं सब्सक्रिप्शन के अगेंस्ट हूँ। जैसे ही कोई चीज़ सब्सक्रिप्शन के लिए आती है ना, मैं कहता हूँ नहीं यार, इसको जितना मैं डिले कर सकता हूँ इस चीज़ को उतना करना चाहिए। या फिर अगर लेना भी पड़ती है तो मैं उसका अलग से ट्रैकर बनाता हूँ कि मुझे हर वक्त पता हो कि ये सब्सक्रिप्शन मैंने ली हुई है और साल की जा रही है। क्योंकि महीने की सब्सक्रिप्शन तो आपको पता होती है, लेकिन साल की नहीं पता होती, वो फिर एकदम से आती है। ट्रू, ट्रू। सो इसमें मुझे किसी ने एक एडवाइस दी थी, उसने कहा था कि जब भी कोई चीज़ आपको रेगुलर बेसिस पे पे करनी हो ना, हम्म थिंक 10 टाइम्स वर्सेस पेइंग वंस। एंड हम्म दिस आल्सो अप्लाइज टू पे बाय नाउ पे लेटर। वो एक और हम्म एग्जांपल है। जिम एक और एग्जांपल है। जिम की सब फीस जाती है। जिम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई हाईली रिकमेंड, बट मैंने ये किया कि आई आई क्रिएटेड माय ओन जिम। सो जब कोविड हिट किया था, आई वाज पेइंग अ लॉट ऑन माय, मैं क्रॉसफिट करता था, इट वाज वेरी एक्सपेंसिव एज वेल, और मैं मेरी वाइफ भी करती थी, हम दोनों साथ जाते थे। सो वी वर पेइंग अराउंड $300, $350 फॉर मेंबरशिप, which I understand is a lot, but that's a priority for me. तो मैं बाकी जगह पैसे काटता हूँ, but मैं हेल्थ में इन्वेस्ट करता हूँ। So I ended up buying equipment in my gym, in my garage for around $5,000, और वो मेरी साल 1.5 साल के अंदर अंदर it paid off। और अब मैं वर्कआउट सारा अपना, इट्स अ वेरी गुड जिम, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट आई बॉट, बट आई रियली enjoyed। बट कहने का मकसद ये कि मैंने 4 साल पहले ख़रीदा था और वो बहुत पहले पे ऑफ कर चुका है। सो एनीथिंग विच यू आर पेइंग ऑन रेगुलर बेसिस, सब्सक्रिप्शन इज एन एग्जाम्पल, बाय नाउ पे लेटर, उधर यू शुड बी वेरी, मतलब बहुत आप 10 बारी सोचें कि यार ये वाकई इसकी और कोई ऑप्शन नहीं है, ये मुझे हर महीने ही देना है, इसका और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि वन टाइम परचेज इज मच बेटर देन पेइंग इन इंस्टॉलमेंट्स। एग्जैक्टली exactly। अच्छा चलो यार, ये जितनी भी ईमेल थी मेरे ख्याल से हमने उसको पूरा कवर तो कर लिया है। अब इनके लिए जो रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से तो वो यही है कि एक तो अपनी, अगर ट्रैक एंड ट्रेस नहीं कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आप 3 महीने तक करें, एंड देन यू विल फाइंड आउट कि कहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि रूम अभी भी है। $10,000 अगर आपके पास इन हैंड आ रहे हैं, ठीक है, उसमें मॉर्गेज जारी होगी, लेकिन आप कैश फ्लो पॉजिटिव भी हैं एक प्रॉपर्टी के अंदर। उसके अलावा बोनस आपका अलग सेव हो रहा है, तो वो तो अलग सेव हो रहा है। तो ये $1,000 आपके पास बच रहे हैं। आई डोंट नो, आई मीन आई थिंक इट कैन देयर माइट बी सम रूम टू हैव सम एडिशनल सेविंग्स। लेकिन इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स तो मेरे ख्याल से ये सही है, जो भी ये कर रहे हैं। आई बिलीव इट्स फाइन। या और इन्वेस्टमेंट्स आर फाइन। वली आपने सिर्फ डबल काउंट किया बोनस को, बिकॉज ही इज सेविंग हिज बोनस 25,000। वो सो अलग कर रहे बोनस हैं, अगर निकाल बिल्कुल। लें तो ही इज मेकिंग 8,750 आई आफ्टर एग्री, टैक्स आई एग्री। रफली। अभी अभी मुझे रियलाइज हुआ, तो बिल्कुल। उसमें हाँ, उसमें शायद $1,000, आप सही कह रहे हैं, $10,000 इज अ बिग अमाउंट, बट 8,700 ऐसा नहीं है, इसमें भी नहीं निकल सकते। मैं अमूमन ये कहता हूँ कि किसी भी 4 साइज फैमिली के $6,000 से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। मतलब $6,000 में आप बेसिक ज़िंदगी अच्छी गुजार सकते हैं इन कनाडा। हाँ, उसके ऊपर जो अब अगर ये $8,500 कमा रहे हैं, तो बाकी जो है वो 2,500 इज़ फन, एंटरटेनमेंट एंड ऑल, बट फिर इनका फैमिली साइज़ भी बड़ा है। फैमिली साइज बड़ा है। सो आई थिंक उसमें से 8,500 में से 1,000 ये बचा रहे हैं, तो 7,500 रह गए, और मैं कह रहा हूँ 6,000 चाहिए होते हैं फॉर अ फैमिली ऑफ 4। तो आई थिंक ही इज़ टाइट, आई थिंक ही इज़ टाइट। मेबी ही कैन स्क्वीज़ अनदर 500, बट दैट 500 विल आल्सो बी गुड। अगर 500 महीने के आप और बचा सकें, आई थिंक दैट वुड बी प्रीटी गुड।
बाकी साइड हसल्स के अंदर क्योंकि इनकी डोमेन ऐसी है, ये बहुत आराम से, अब वही बात है, फैमिली बड़ी होती है, बंदा जो है ना वो नहीं करता, लेकिन मैं समझता हूँ कि यार आप अपने पैशन को अगर आप फॉलो करते हैं ना, उसके बाद आप बहुत आराम से टाइम भी निकाल सकते हैं। और कनाडा में तो वैसे ही वर्क इन्वायरमेंट जो है मैंने देखा है वो काफ़ी लैक्स होता है कंपेयर टू दुबई। मैं यहाँ पर जो सिचुएशन है, कल मुझे एक अपने जानने वाले मिले, ऑफिस के थे लेकिन कभी मैं उनसे मिला नहीं था, उन्होंने मुझे ईमेल पहले की हुई थी एक दफ़ा। वो मुझे मॉल में मिले, कहते हैं यार तुम करते कैसे हो ये सब कुछ? मैंने कहा देखिए मैं अभी अभी अम्मी के साथ आया हूँ यहाँ पर। तो कहता है वही तो मैं पूछ रहा हूँ कैसे करते हो? तो मैंने कहा अभी देखिए रात के 2 बज जाएंगे मुझे सोते हुए, तो इसलिए इतना आसान नहीं होता। लेकिन जब आपको मज़ा आ रहा होता है ना किसी चीज़ के अंदर, और आपको एक डायरेक्शन नज़र आती है कि वो चीज़ है और आप अचीव कर सकते हैं उसको, फिर नथिंग कैन स्टॉप यू। और अभी मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया था कि आई विल डू 1 वीडियो अ डे, लाइक 30 वीडियोस इन अ मंथ, जो कि 1 महीने के लिए मैं करूँगा, एंड देन आई विल सी कि वो हो सकता है कि नहीं हो सकता। और मैं 1 हफ्ते से मैं कर रहा हूँ, एंड आई थिंक आई कैन डू इट। सो वो पार्किंसन लॉ है या कौन सा लॉ है जिसके अंदर वो कहते हैं कि टाइम जो है वो आपको ऑटोमेटिकली इस एक्सपैंड करता है? इस पे हाँ, तो इस पे वाली एक और वीडियो बन सकती है। मैं ऑफिस में भी ये कहता हूँ कि घंटे की मीटिंग रखेंगे तो घंटे की होती है वो, और अगर हाँ, आधे घंटे की एग्ज़ैक्टली, मीटिंग रखेगी तो आधे घंटे में भी काम हो जाता है वो सारा उस मीटिंग का। तो एग्ज़ैक्टली। जितने घंटे की मीटिंग रखेंगे उतना हो जाता है। और दूसरा ये कि मैं इन लोगों से ये सवाल करता हूँ कि लास्ट टाइम आपने जो है वो क्रिकेट मैच या सॉकर मैच कब देखा था? ओ ये हुँ, वाला देखा था, वो पाकिस्तान इंडिया का। आई स्टॉप्ड वाचिंग स्पोर्ट्स, मैं बिल्कुल नहीं देखता स्पोर्ट्स, जीरो। हुँ, आप बोरिंग कह लें, कुछ कह लें, बट मुझे स्पोर्ट्स इंटरेस्टिंग नहीं लगता। मैं वर्कआउट्स करता हूँ, मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, बट मैं देखता नहीं हूँ। मैं न्यूज़ नहीं देखता। लाइक आई डोंट वॉच सिट एंड वॉच न्यूज़ ऑन टीवी। हाँ, अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो कोई ऐसी कोई स्टॉक्स रिलेटेड या कोई मेरी समथिंग दैट कैन रियली मेक मी मनी और कैन हेल्प मी गेट मोर इंटेलिजेंट, वो भी बहुत वर्कआउट करते हुए सुन ली पॉडकास्ट, या ड्राइव करते हुए कोई पॉडकास्ट सुन ली। फिर ये कि लोग, मैंने देखा है बच्चों के साथ जब उनकी एक्टिविटीज़ पे जाते हैं, लोगों के हाथ में ऐसे फ़ोन है, बस वो इंस्टा को स्क्रॉल कर रहे हैं, और मैं वहाँ बैठ के अपना लैपटॉप खोल के अपनी वीडियो एडिट कर रहा हूँ। कल मैं गया था अपनी बेटे को स्विम पे लेके। आई ओपन माई लैपटॉप, वी वर देयर फॉर 45 मिनट्स। वो अपने स्विम की लेंस कर रहा है, बाकी सब फ़ोन पे बैठ के पेरेंट्स इंस्टाग्राम देख रहे हैं, और मैं बैठ के अपनी वीडियो एडिट कर रहा हूँ। सो ये जब लोग मुझे कहते हैं ना कि तुमको टाइम कैसे मिलता है और तुम जो हो हुँ। वो हाउ हाउ डू यू मैनेज, हर किसी के पास टाइम है। मसला ये कि हमने करना नहीं है, वो डेड टाइम निकालना नहीं। बट खैर, इस पे एक अलग वीडियो बन सकती है। एग्जैक्टली exactly. चलो यार ज़बरदस्त। आई होप कि वैसे तो एक घंटे की पॉडकास्ट टाइप की हो गई ये चीज़, हालांकि ये Q&A की वीडियो थी, लेकिन आई होप कि लोगों को वैल्यू मिली हो इसके अंदर। और बिल्कुल डेफिनेटली कमेंट करें, बहरूज के चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लें, एंड जितने भी हमने बातें की हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे उन चीज़ों के। एंड इस तरह से अगर किसी को क्वेश्चंस करने हैं तो दोबारा से प्लीज़ ईमेल कर दें। अच्छी ईमेल करेंगे तो वो डेफिनेटली मैं पढ़ता हूँ, उसको पूरा पढ़ के उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्स करने में भी मज़ा आता है। एंड एनीथिंग रिगार्डिंग कनाडा यूएस, वो फिर बहरूज के चैनल को भी जाके देख सकते हैं। और मेरे पास भी बहुत सारे लोग इस तरह के आते हैं कि वी कोलैबोरेट टुगेदर अ लॉट। सो बहरूज, एंड में समथिंग यू वांट टू से? नहीं, थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग ब्रेव एंड फॉर दीज इंडिविजुअल्स टू आस्क क्वेश्चंस। मुझे आधे से ज़्यादा ज़िंदगी जो मेरी अपनी ईगो में ही गुजर गई कि किसी से पूछूं क्यों, कोई मुझे बताएगा क्या। सो दीज पीपल जो कि ये सवाल करते हैं, आई थिंक वेरी ब्रेव ऑफ देम टू सीक हेल्प, टू आस्क फॉर हेल्प, एंड कीप डूइंग दिस। और दिस विल हेल्प देम, एज इन आई कैन टेल दिस गाय इज already mentally far better than I was when I was in my 30s, और in my 20s for that matter, early 30s और 20s में, क्योंकि बस मेरी ईगो ही बहुत थी कि यार मैंने किसी से क्या पूछना है, सब तो मुझे पता है। सो ग्रेट, कीप आस्किंग क्वेश्चंस, दिस इज हेल्पफुल, हेल्प्स, गिव्स अस कंटेंट एज वेल, और हम दोनों को आपस में गप लगाने का मौका मिल जाता है इसी बहाने। हाँ हाँ, ऐसे वरना टाइम जो है ना व्हाट्सएप पे चल रहा होता हाँ, है। गुड, चले, चलें, थैंक यू। ज़बरदस्त। ओके यार, ओके, थैंक यू।